इस प्यारे से परिवार में। और देखिए साथियों, हम यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग BSc तो BSc की हमने यहाँ पे क्लासेस शुरू किया हुआ है। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के अंदर हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारे पास में दैट इज मास, वेट एंड डेंसिटी। ये तीन टॉपिक, ये तीन जो शब्द है ना, ये बड़े भारी शब्द है। क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, किस लेवल से पढ़ना पड़ेगा और किस लेवल तक की चीजें आपको जानने वाली है, वो सब कुछ आपको इस क्लास में जानने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दिस क्लास। बहुत मजेदार जो कॉन्सेप्ट है आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साथियों, आप यहाँ पे सिलेक्शन के एप्लीकेशन पे जाके अपने जो प्रीवियस पेपर्स हैं अटेंड कर सकते हैं। आपके सारे जो मॉक टेस्ट है वो वहाँ पे दिए गए हैं, मॉक पेपर्स दिए गए हैं। और BSc का जो बैच है वो हमारे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो BSc के बैच में बाकी हमारी बहुत कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो 2026-27 में इतनी सारी वैकेंसीज अपडेट हो चुकी है, LT की भी हो चुकी है, टेक्नीशियन की भी आ चुकी है। तो आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग तो पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वो सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे भूमिका को तय करेगा। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। चलिए अब जरा समझना ध्यान से देखो। आपको मैं बताऊं कि मैंने जैसा कहा था आपके लिए मैं बहुत सारी क्लासेस को अपलोड करने वाला हूं। देखो ध्यान से, हमने साथ ही सिंपल मशीन्स पढ़ ली है, आपकी यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट की जो क्लासेस है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, मैंने कहा था आपको जो बेसिक क्लासेस अपलोड करा दी जाएंगी फंडामेंटल क्लासेस के अंदर, हम यहाँ पे प्रैक्टिस को लाइव में पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से साथियों मैंने हीट एंड टेंपरेचर कंप्लीट करा दिया। अब देखिए स्पीड वेलोसिटी आपकी अपलोड हो चुकी है, वर्क पावर एनर्जी को अपलोड करा दिया गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी अपलोड हो चुकी है। हम जब बात करते हैं ऑक्यूपेशन सेफ्टी आपकी मैं कंप्लीट करा चुका हूं और इंजन ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का बेटा नाम जो है वो है मास, वेट एंड डेंसिटी। इसको कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे आईटी लिटरेसी को और एनवायरमेंटल एजुकेशन को, और फिर आपका जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें प्रैक्टिस भी है, इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले थोड़ी पढ़ लेते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो हम देखिए साथियों बात करते हैं मास, वेट एंड डेंसिटी के बारे में कि मास, वेट एंड डेंसिटी क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कितने कितने फैक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे। आइए तो क्लियर सारी बातें। आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो बताना चाहूंगा, सुनो यहाँ से। मास, वेट एंड डेंसिटी ये तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीन शब्द नहीं है, ये शब्द बहुत गहरे हैं। तो हम देखिए आज की जो क्लास लेंगे साथियों, पहली जो क्लास लेंगे फर्स्ट क्लास लेंगे, तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसका जो बेस है वो तैयार कर दूंगा। क्योंकि आप जानते हैं भैया को बेस बहुत पसंद है। भैया जब भी पढ़ाते हैं पहली क्लास को पढ़ाते हैं तो पहली क्लास हमेशा बेस लेते हैं। तो साथियों आज की क्लास के अंदर मैं आपका सारा का सारा जो बेस है ना वो अच्छी तरह से कवर कर दूंगा। और इसकी फिर नेक्स्ट क्लास हमारी जो होने वाली है, नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है, उन क्लासेस के अंदर साथियों आपका जो फंडामेंटल के साथ जो हाई लेवल है वो भी यहाँ पे चीजें बढ़ती आएंगी। ठीक है, कंफर्म है। चलो सर क्लास अपलोड हो गया लेकिन पीडीएफ अपलोड नहीं हुई। बेटा मैं काम करता हूं क्लास के बाद उसकी पीडीएफ को देख लेता हूं। वैसे क्लासेस और पीडीएफ दोनों एक साथ अपलोड हो जाती है, लेकिन नहीं हुई तो मैं एक बार चेक करा लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, तो हम साथियों बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में ये चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मास के बारे में। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज को फंडामेंटल तरीके से बताने वाला हूं, तो बी लॉजिकल और बहुत कुछ नया आपको जानने को सीखने को मिलेगा। आओ सबसे पहले बात करते हैं किसको लेके भैया। तो सबसे पहले हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उसका नाम है मास, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं मालक, हिंदी में से बोलते हैं द्रव्यमान। अब देखो द्रव्यमान होता क्या है, बड़ा मजेदार कांसेप्ट है। देखो ध्यान से, द्रव्यमान की हम जब बात करेंगे तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु में उपस्थित यहाँ पे पदार्थ की कुल मात्रा होती है। अब कहेंगे समय समझाने इस बात को कि किसी भी वस्तु के अंदर यहाँ पे पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो ये द्रव्यमान मतलब है क्या, पदार्थ की मात्रा होती क्या है, इसको भी बता दो जल्दी से, मैं समझना चाहता हूं। देखो आप ऐसा समझो कि ये आपको बोतल नजर आ रही है, सब बिल्कुल नजर आ रही है। अब जरा समझना ध्यान से, अगर नोटिस करोगे तो इस बोतल के अंदर मैंने पानी भरा पड़ा है, सब बिल्कुल भरा पड़ा है। देखो ये जो पानी की मात्रा इस बोतल के अंदर है, अब इस पानी का अगर इस बोतल के मैं क्या को बहुत टाइट कर दूं, बहुत टाइट कर दूं, देखो बहुत टाइट कर दिया, इतना टाइट कर दिया कि ये पानी की मात्रा जो है इसमें पानी जो है ना वो बाहर आ सकता है ना अंदर आ सकता है ना, मैं बाहर से पानी अंदर डाल सकता हूं ना अंदर से पानी मैं बाहर फेंक सकता हूं। मतलब अब इसमें किसी प्रकार से कोई भी ट्रांसफर कोई भी यहाँ पे कोई भी हम चीज को आदान प्रदान नहीं कर सकते, कोई भी चीज को दे नहीं सकते। अब ये बताओ कि ये पानी की जो मात्रा इसका, तो पानी की जो मात्रा साथियों कहलाएगी इसका द्रव्यमान, जिसे बोलते हैं मास। अब ये बताओ कि मास क्या बदलने वाला है, अगर इस बोतल को मैं कहीं भी ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, चाहे नीचे ले जाऊं, चाहे मैं अंतरिक्ष में ले जाऊं या चाहे मैं चंद्रमा पे ले जाऊं, क्या इसमें किसी प्रकार से पानी की मात्रा में बदलाव होगा? डज देयर इज अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये साथियों जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, मास हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर सारी बातें। तो हम जब बात करते हैं द्रव्यमान के बारे में, तो द्रव्यमान क्या है, तो किसी भी वस्तु के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाली पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं साथियों, मास कहते हैं। अब मास जो होता है ये हमेशा कैसा रहता है, तो ये हमेशा साथियों रहता है कांस्टेंट। कैसा रहता है, कांस्टेंट। इसके अंदर यहाँ पे कभी भी किसी प्रकार से कोई भी जो चेंज है वो देखने को नहीं मिलता, मतलब कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली साथियों, इसकी वैल्यू हमेशा कैसे रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। आप समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब क्या मास में किसी प्रकार से कोई चेंज होता है, तो आंसर नहीं होता है। अब एक बात को और सुनो कि जो मास है वो हमारे पास में क्या है, तो मास भी हमारे पास में एक प्रकार का यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट मतलब ये एक प्रकार का साथियों हमारे पास में मूल मात्रक होता है। सर ये मूल मात्रक क्या होते हैं, आपने फिजिक्स में थोड़ा पढ़ा होगा कि हमारे आसपास पाए जाने वाली जितनी भी यूनिट्स होती हैं, जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनमें से 7 यूनिट ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा कांस्टेंट है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी यूनिट्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल यूनिट, जिन्हें बोलते हैं मूल मात्रक। तो द्रव्यमान जो है, मास जो है वो किसमें शामिल है, फंडामेंटल यूनिट में शामिल है। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई है? तो मास किसमें शामिल किया जाएगा, तो मास भैया हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट होती है, ये हर जगह पे कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। क्या इतनी सी बात क्लियर बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये जो सेकंड लाइन दी जा रही है ना, ये सेकंड लाइन कतई से दी जा रही है, तो क्या दिया जा रहा है इसके अंदर। सेकंड लाइन में ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुनो, सेकंड लाइन के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये किसी भी वस्तु की जड़त्व का इनर्शिया का मापन करता है। ये किसी भी वस्तु की जड़त्व जिसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया, तो उसका यहाँ पे मापन है। अब आप कहेंगे सर मापन इनर्शिया क्या होता है, सुनना ध्यान से। देखो आप लोगों ने साथियों यहाँ पे न्यूटन चाचा के बारे में पढ़ा होगा, बोलो जल्दी से। हम सबने को कहने की पढ़ा है किस बारे में, न्यूटन चाचा के बारे में। तो न्यूटन चाचा का यहाँ पे पहला नियम है जिसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ, बोलो जल्दी से। और इसी को बोलते हैं साथियों इनर्शिया, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ कि न्यूटन चाचा का जो पहला नियम है उसे क्या कहा जाता है, तो न्यूटन चाचा के पहले नियम को भी हम बोलते हैं सिंपली भाषा में लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। और इसी लॉ ऑफ इनर्शिया में किसकी परिभाषा दी जाती है, तो इसी के अंदर साथियों दिया जाता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ फोर्स बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बल की परिभाषा है। ये पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में, बताइए कि किसके अंदर पहली बार डेफिनेशन ऑफ फोर्स दी जा रही है, तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स बेटा दी जा रही है न्यूटन चाचा के फर्स्ट लॉ में। अच्छा न्यूटन चाचा का जो फर्स्ट लॉ से क्या कहा जाता है, द लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। अब जरा समझो जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, इसमें क्या कहा जा रहा है साथियों, ये किसी भी वस्तु की जड़त्व इनर्शिया का मापन है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बनेगा कि सर इनर्शिया क्या होती है, ये जड़त्व क्या होता है, इसको समझा दो। आओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो समझो, ये बोतल है और ये बोतल भी कहां पर है, मेरे हाथ पर है, कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से, नहीं है ना, ठीक है। अब मैं इस बोतल को फूंक मारा, ये बोतल हिली नहीं हिली, हिली नहीं, क्यों नहीं हिली, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों ज्यादा इनर्शिया, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। अगर मान लो छोटी बोतल होती, छोटी सी बोतल होती और मैं फूंक मारता तो उड़ जाती, हिल जाती, उड़ जाती, क्यों, उसका इनर्शिया कम है। क्यों इनर्शिया कम है, उसका मास कम है। तो आपसे पूछा जाए कि कोई वस्तु जब अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती या अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो वो क्यों नहीं करती, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका इनर्शिया ऐसा करने से रोक देता है। ठीक है, जैसे ये बोतल है, तो ये बोतल यहाँ पे किस स्टेट में है, यहाँ पे मोशन में या रेस्ट में, ये रेस्ट में है, किस अवस्था में, विराम अवस्था में। अच्छा ये कब तक विराम अवस्था में रहेगी, ये कब तक रेस्ट की स्टेट में रहेगी, जब तक बाहर से कोई फोर्स इस पे ना लगे। ये सारी बातें। तो जब यहाँ पे वस्तु अपने स्टेट में बना रहना चाहती है, जब वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती तो वो किस कारण से नहीं करती, इनर्शिया के कारण, जिसे बोलते हैं जड़त्व के कारण। ठीक है बालक, अब आप मेरे को समझना ध्यान से, ये जो इनर्शिया होता है ना, ये इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, तो इनर्शिया भैया सीधे सीधे डिपेंड करता है किस पर, यहाँ पे द्रव्यमान पर, किस पर, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। अब देखो इनर्शिया जो होता है, जड़त्व जो होता है, ये सीधे सीधे किस पर डिपेंड करता है, तो ये सीधे सीधे डिपेंड करता है मास के ऊपर। मतलब जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ज्यादा अधिक होने वाला है। ये एग्जांपल बताता हूं, सुनो। मान लो आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक बहुत बड़ा ट्रक है और एक छोटा सा ठेला है। सुनना ध्यान से,
एक बहुत बड़ा ट्रक है और एक छोटा सा ठेला है, और दोनों को आप धक्का मार के चलाना स्टार्ट करते हैं, दोनों धक्का मारना शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ कि दोनों के दोनों भी किस अवस्था में, रेस्ट में है, रेस्ट मतलब विराम अवस्था में। अब ये बताओ मुझे जल्दी से, किसको आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, किसको ज्यादा बल देना पड़ेगा, ठेले को या फिर ट्रक को? तो ये सिंपल सी बात है, ठेला जिसका वजन कम है, जिसका मास कम है, उसको कम फोर्स में चालू कर सकते हैं, लेकिन ट्रक का इनर्शिया कैसा है, ज्यादा, क्यों, उसका मास कैसा है, ज्यादा, तो उसकी स्टेट में परिवर्तन करने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। तो ट्रक को चलाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, उसका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इनर्शिया? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। आप समझ गए? हाँ। अब मान लो फॉर एग्जांपल दोनों चल पड़े, ठेला भी चल पड़ा और ट्रक भी चल पड़ा। अब मान लो कि आपको रोकना है, तो किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ठेले को या ट्रक को? भैया फिर से आपको किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ट्रक को। क्यों? ये ठेला जो है ना उसका मास कम है, मास कम है, उसका इनर्शिया कम है, आप उसको बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन ट्रक की हम जब बात करेंगे तो ट्रक का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, उसे रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। आप समझ गए? तो कहीं ना कहीं जो इनर्शिया होता है, जड़त्व जो होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। क्या इतनी सी बात होगी? तो ये तो मैंने पॉइंट्स लिखे थे और मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे, इसमें किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है छोटा सा, आप समझो ध्यान से। क्या लिखा है, देखो ध्यान से, कि मास इज द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक है, क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो हमने कहा था ध्यान से कि मास जो होता है साथियों, ये डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब मास जो होता है हर जगह पे कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप ऊपर जाइए नीचे जाइए कहीं भी जाइए, कभी भी चेंज नहीं करने वाला। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। हम जब बात करते हैं तो मास जो होता है वो हर जगह पे सेम रहता है। अब मास को हम केजी में, ग्राम में, समझ जगह नापते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जब बात करेंगे साथियों, एक होता है मास, एक होता है वेट। अब देखो वेट की बात आज मैं नहीं करूंगा, आज मैं वेट की बात नहीं करने वाला, वेट की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन हाँ, हम जो मास का कांसेप्ट पढ़ेंगे, मास में वेट में डिफरेंस होता है, मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, चलो तो इतना सा कांसेप्ट मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा जो मास होता है वो कैसी यूनिट होती है, तो मास जो होती है फंडामेंटल यूनिट होती है। फंडामेंटल इकाई वो इकाई होती है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। हमारे फिजिक्स में टोटल यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं जो कभी-कभी फंडामेंटल में शामिल कर ली जाती हैं। तो फंडामेंटल कौन-कौन सी है? लंबाई, कौन सी है? मास, फिर कौन सा है? समय, फिर कौन सा है? विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, दैट इज लेंथ। सुनते चलो, ये आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? एक मिनट, आवाज तो परफेक्ट है मेरी, कोई दिक्कत आवाज के अंदर नहीं है ना? चलो यार देखो, तो हमने ये बात समझी यहाँ पे देखो बहुत ही बड़े तरीके से कि ये हमारे पास में साथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स में बताइए, देखिए हमारे पास में लेंथ है, मास है, टाइम है, विद्युत धारा है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी है, टेंपरेचर है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी है, और साथ ही साथ हमारे पास में पदार्थ की मात्रा है जिसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये हमारे पास में 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अब इन 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट्स में से हमारे पास में क्या दिया जा रहा है? द्रव्यमान दिया जा रहा है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो सुनो सुनो। ये है हमारे पास में मास जिसे बोलते हैं द्रव्यमान, इसकी एसआई वैल्यू बनती है किलोग्राम में जिसे बोलते हैं केजी, और इस केजी को साथियों शो करते हैं केजी से। किसे शो करते हैं? केजी से शो करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा भैया इसकी क्या कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड परिभाषा है, क्या इसकी स्टैंडर्ड किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे डेफिनेशन दी जा रही है? डेफिनेशन है तो बता दो, आपको मैं डेफिनेशन बता दूंगा, डोंट वरी। देखो क्वेश्चन पहले क्या पूछेगा हमसे एलटी में, सुनो ध्यान से, कि केवल मूल मात्रा, केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? बताओ कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को नापना है तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है? तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास में 7 कितनी होती है? 7 होती है। और उनको मापने के लिए साथियों जो यूनिट्स बनती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, इन्हें बोलते हैं मूल मात्रक। और टोटल कितने मूल मात्रक है हमारे पास में? तो टोटल हमारे पास में ये मूल मात्रक है जिनका नाम है 7। कितना 7? लंबाई, मास, टाइम, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारे पास में 7 क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए? गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। आ जाओ नेक्स्ट देखो ध्यान से इस वाले पॉइंट पर। अब हमारी जो एनसीईआरटी है ना, इस एनसीईआरटी में साथियों मास की डेफिनेशन दी गई है। तो ये हमारे पास में मास की डेफिनेशन है, पहले मैं पढ़ देता हूं आपको इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में पूछी जाती है। देखो तो मास है जिसको हम किलोग्राम से शो करते हैं, तो मास की जो एसआई यूनिट होती है किलोग्राम होती है, इसको शो करते हैं केजी से। अब किलोग्राम की वैल्यू होती कितनी है? देखो ध्यान से, तो किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम अ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर। एक सिलेंडर है जो बना है किससे? प्लैटिनम और इरिडियम के एलॉय से, केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट द सर्वर नियर द पेरिस फ्रांस। 1889 की बात यहां पे की जा रही है। मतलब इन्होंने कहा है कि हमारे पास में सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हम जब बात करते हैं उसका जो मास है 1 केजी हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो वही बात मैं बता रहा हूं, सुनो सबके सब ध्यान से सुनते चलना। ये मैंने पूरा पूरा बना दिया बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारे बन जाते हैं। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन बनता है किलोग्राम की डेफिनेशन किससे दी जा रही है? तो किलोग्राम की डेफिनेशन दी जा रही है यहां पे इंटरनेशनल प्रोटोटाइप से। मतलब देखो एक हमारे पास में सिलेंडर है, ये देखो सिलेंडर बना हुआ है, दिखाई दे रहा है कोई? ये सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, ये किसका बना हुआ है? सुनते चलो ध्यान से, पहले बताओ ये सिलेंडर साथियों बना किसका? तो ये बना है दो धातुओं का। किसका बना है? एक है प्लैटिनम का और एक हमारे पास में इरिडियम का। तो प्लैटिनम और इरिडियम, देखो तो प्लैटिनम और इरिडियम का यहाँ पे जो एलॉय है उसके द्वारा साथियों इस सिलेंडर का निर्माण है जो यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो प्लैटिनम इरिडियम के एलॉय के द्वारा निर्माण किया गया जिसमें 90% तो प्लैटिनम है और 10% यहाँ पे क्या है साथियों? इरिडियम है। तो 90% यहाँ पे प्लैटिनम है और 10% के आसपास यहाँ पे इरिडियम है। इसका शेप जो है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल मतलब आप देखो यहाँ से कि यहाँ पे सिलेंडर के आकार का शेप दिया जा रहा है, जिसकी हाइट तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 39 मीटर के आसपास है, 39 मिलीमीटर के आसपास है। डायमीटर जो दिया जा रहा है वो भी यहाँ पे 39 mm के आसपास दिया जा रहा है और इसका एक्जैक्ट जो वजन है वो 1 kg है। कितना? 1 kg है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 1 kg का जो सिलेंडर है वो किसका बना हुआ है, जिससे हमने 1 kg को डिफाइन किया हुआ है? तो बेटा वो बना है प्लैटिनम इरिडियम के एलॉय से। ठीक है, अब देखो क्या बात करी यहाँ पे, ये कहाँ पे रखा गया है? तो यहाँ पे पेरिस के अंदर साथियों जगह पड़ती है जिसका नाम है सेवर। क्या नाम है? सेवर। तो सेवर पेरिस के अंदर इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप जो है वो रखा गया होती है केजी, क्योंकि केजी होती है हम किलोग्राम समझते हैं। तो किलोग्राम जो होती है वो होती है हमारे पास में एसआई यूनिट ऑफ द मास। मतलब अगर हम जब भी द्रव्यमान को निकालेंगे हम किसका यूज करते हैं? केजी का यूज करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसके अलावा और भी बहुत सारी जो यूनिट होती है वो यूज की जाती है। जैसे कि मैं बता चुका हूं केजी होती है वो हमारे पास होती है बेस यूनिट। तो केजी जो होती है तो बेस यूनिट होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मास। आ जाओ भैया, इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम के बारे में। देखो 1 किलोग्राम के अंदर यूज करते हैं 1000 ग्राम। कितना यूज करते हैं? 1000 ग्राम यूज करते हैं। ये सारी बातें कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो जल्दी से सबके सब। तो मैंने आपको ये बता दिया बहुत ही बड़ी तरीके से। देखो कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 ग्राम जो होती है कितनी होती है हमारे पास में? तो 10 की पावर -3 यहाँ पे केजी कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1 केजी के बारे में, तो 1 केजी हो जाएगा हमारे पास में 10 की पावर यहाँ पे 3 ग्राम। ठीक है, आप इस बात का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? तो ये ब्रिटिश के द्वारा यूज करते थे और ये हमारा जो एफपी सिस्टम होता है ना, एफपी सिस्टम उसमें यूज करते हैं। तो पॉइंट का जो वजन होता है वो होता है 0.45 केजी, मतलब यहाँ पे आधा केजी से थोड़ा सा कम होता है, 450 ग्राम के आसपास होता है। तो अगर 1 पॉइंट की बात करते हैं तो 1 पॉइंट यहाँ पे तकरीबन 450 ग्राम के आसपास मिलेगा। इसके अलावा एक होता है औंस। कौन सा होता है? औंस होता है। तो औंस कितना होता है? तो 1 औंस होता है तकरीबन यहाँ पे 28.35 ग्राम, जो तकरीबन 30 ग्राम के आसपास मिलता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे हम चॉकलेट या फिर जो छोटी-छोटी चीजें होती है उसको बनाने में करते थे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वैल्यूज बता दी हैं। बेटा ये जो 3 चीजें बताई मैंने, कौन सी? केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, ये बात यहाँ पे समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी टन, क्विंटल, इसलिए कभी-कभी क्वेश्चन के बन जाते हैं, इनको नोट कर लो और बताओ सबके समझ कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की बातें पूरी चलती है कि नहीं चलती है, यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर कि नहीं, बोलो हां या ना जल्दी से, क्योंकि ऐसे छोटे-छोटे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये छोटे-छोटे फैक्ट होने पता होने चाहिए। ये छोटे-छोटे फैक्ट कैसे आते हैं इनको जरा समझो ध्यान से। देखो मैं आपको ना ये चीजें लिख के मैं बताता हूं कि सर ये चीजें आई कहां से, कैसे आई, किस तरह से आई है। अगर आप में से बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको सारी बातें बता देता हूं। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बेटा देखो जैसे हम जब बात करते हैं कोई 1 केजी के बारे में, तो 1 केजी का मतलब होता है हमारे पास में 1000 ग्राम। देखो मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो तो इसका मतलब होता है सीधे-सीधे 1000 ग्राम। अब क्या मैं इसको यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे 3 ग्राम कर सकता हूं? सर बिल्कुल सही बात है, हम इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो 1 केजी कितना होगा? 10 की पावर 3 ग्राम हो जाएगा। अब देखो आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -3 केजी, इसके बराबर साथियों तो हमारे पास में 1 ग्राम के बराबर। आप समझ गए? तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब ये लिखने के तरीके होते हैं। आप यहाँ पे इसको ये भी कर सकते हो, आप इसको ये भी कर सकते हो, आप इसको ये भी कर सकते हो। तो तीनों के तीनों हमारे पास बराबर है। आप समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट को बात को जरा समझना। देखो जहां पर भी साथियों मैं मिली शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मिली शब्द का मतलब करता हूं, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3।
ठीक है, 10 की पावर -3। अब जरा समझना ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा साथियों 1 मिली, तो 1 मिली का मतलब क्या, देखो यहां पे लिखा मैंने 1 मिली, तो 1 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। अब सुनो ध्यान से, अब मैं चाहूं तो यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं। देखो अगर मैं कर दूंगा 1 मिलीमीटर तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। अगर मैंने कर दिया 1 मिलीग्राम तो ये बन जाएगा साथियों 10 की पावर -3 यहां पे ग्राम। क्लियर सारी बात है। अगर मैंने कर दिया 1 मिली सेकंड तो ये बन जाएगा हमारे पास में 10 की पावर -3 सेकंड। तो ऐसे इसको लिखा हमने, ठीक है। अब जरा समझना ध्यान से, लॉजिकली सुनो, जैसे मैंने देखो लिखा यहाँ पे 1 मिलीग्राम, क्या लिखा है 1 मिलीग्राम, तो ये बनेगा हमारे पास 10 की पावर -3 यहाँ पे ग्राम। क्लियर सारी बात है, कोई दिक्कत ऐसे तो बनेगा। अब इसका मतलब क्या है, तो 1 मिलीग्राम का साथियों मतलब होता है कि हमारे पास में जो 1 ग्राम है उसका यहाँ पे 1000वां हिस्सा क्या होता है, 1000वां हिस्सा होता है। आप समझ गए। अगर मैं बात करता हूं, बताओ कि 1 ग्राम कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम भैया हमारे पास हो जाएगा सीधे सीधे 1000 यहाँ पे मिलीग्राम। ये तो मैंने लिखा था, यही तो मैंने लिखा था, देखो ध्यान से कि 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 ग्राम की साथ वैल्यू होती है 1000 मिलीग्राम के आसपास। भैया ये लिखा था मैंने, देखो कि 1 ग्राम की वैल्यू जो होती है वो 1000 मिलीग्राम के आसपास होती है। समझ गए। तो इसकी वैल्यू जो बनी है ऐसी आई है, इस तरह से इसकी जो वैल्यूज है वो डिफाइन की गई है। तो ये छोटी छोटी बातें को समझनी पड़ेगी, ठीक है। देखो अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको समझो ध्यान से। अब जैसे मैंने लिखा है कोई एक यहाँ पे माइक्रो, क्या लिखा है माइक्रो लिखा है, सुनो। अब माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। देखो अब मैंने कर दिया 1 माइक्रोग्राम, तो 1 माइक्रोग्राम होगा 10 की पावर -6 यहाँ पे ग्राम। क्लियर सारी बातें, 10 की पावर -6 ग्राम हो जाएगा। अब हम जरा समझना ध्यान से, लॉजिकली समझना, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो क्या मैं साथियों इसको यहाँ पे 10 की पावर -3 इनटू यहाँ पे 10 की पावर -3 ग्राम कर सकता हूं, बोलो जल्दी से। ऐसे लिख सकता हूं ना कि मैंने क्या किया, 10 की पावर -6 को यहाँ पे दो पार्ट्स में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 में तोड़ दिया, मतलब इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब जैसे मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, आप नोटिस करो कि यहाँ पे 1 मिलीग्राम जो होता है 10 की पावर -3 ग्राम के आसपास। तो क्या मैं इसको साथियों यहाँ पे 1 mg कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइक्रोग्राम किसके बराबर होगा, 10 की पावर -3 यहाँ पे मिलीग्राम के बराबर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और ये बात मैंने यहाँ कहां पे लिखी है, देखो ये लिखी है, तभी जाके यहाँ पे आयतन का निर्माण होता है, वॉल्यूम का निर्माण होता है। क्या यहाँ पे 2D बॉडी में, क्या यहाँ पे 2D बॉडी मतलब जिसके पास सिर्फ लंबाई है चौड़ाई है, वहां पे किसी प्रकार से वॉल्यूम बनेगा, तो आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो वॉल्यूम के लिए कम से कम कितने डायमेंशन होने चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए कम से कम भैया हमारे पास में कितने डायमेंशन होने चाहिए, तो कम से कम हमारे पास में 3 डायमेंशन होनी चाहिए। मतलब लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए और कम से कम यहाँ पे ऊंचाई तो होनी चाहिए। क्लियर सारी बात है। तो ये तीनों डायमेंशन के बाद यहाँ पे किसका निर्माण होता है, तो इन तीनों के बाद यहाँ पे वॉल्यूम का जो निर्माण है वो यहाँ पे होता है। बेटा एक से बताना प्लीज, सबके सब। बेटा बंदा 3D बॉडी पर, जैसा मैं बता चुका हूं, ये 2D बॉडी में कभी वॉल्यूम नहीं बनेगा, ठीक है। अब जैसे देखो हमारे पास में ये सारे ऑब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एरिया निकलता है, क्या निकलता है, एरिया निकलता है। क्लियर सारी बात है, इस बात को जरा समझना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि भैया हम वॉल्यूम को निकालते कैसे हैं। देखो तो वॉल्यूम को निकालने का सिंपल सा कांसेप्ट ये बनता है, देखो तो वॉल्यूम को निकालने का सिंपल सा कांसेप्ट ये बनता है कि आप यहाँ पे 2D के अंदर, 2D मतलब जो एरिया होता है, आप जब यहाँ पे क्षेत्रफल के अंदर क्या करते हैं साथियों, हाइट को गुणा कर देते हैं। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया कि वॉल्यूम को निकालने का तरीका क्या है। तो आप जब यहाँ पे एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे, अब मुझे बताओ कि एरिया किस में होता है भैया, तो एरिया होता है हमारे पास में 2D में, और हाइट किस में साथियों, तो हाइट होती है हमारे पास में 3D में। तो जब 2D के अंदर यहाँ पे हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो उससे भी क्या बनता है, हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, बताओ कि यहाँ पे कैसे 2D वस्तु को हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे हाइट का मल्टीप्लिकेशन करके, तो आप एरिया के अंदर किसका गुणा कर दोगे, तो हाइट का गुणा कर दोगे, तो हमारे पास में सीधे सीधे यहाँ पे जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसका निर्माण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो बाबू यहाँ पे दिया जा रहा है। क्लियर सारी बात है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी, कि हम जब बात करते हैं तो वॉल्यूम होता क्या है, तो वॉल्यूम जो होता है साथियों वो यहाँ पे किसी भी वस्तु के द्वारा यहाँ पे घेरा गया कुल स्थान होता है, घेरा गया कुल स्थान। देखो ध्यान से, जैसे आप समझो ये स्फीयर है, अगर मैं इसी गोले को कहीं पर रख दूंगा तो गोला कोई ना कोई जगह घेरेगा, तो गोला जो जगह यहाँ पे घेरने वाला है साथियों उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इसी तरह से सिलेंडर को कहीं पे रख दूंगा तो सिलेंडर कहीं जगह घेरेगा, तो जगह घेरी जा रही है वो क्या हमारे पास में वॉल्यूम है। इसी तरह से क्यूब क्यूबॉइड को भी कहीं पे रखने पर जगह घेरी जाती है उसका वॉल्यूम कहलाएगा, कोन को रखने पर जगह घेरी जाती है वो भी वॉल्यूम कहलाएगी, और प्रिज्म को रखने पर जगह घेरी जाती है उसका वॉल्यूम कहलाएगी। मतलब हम जब भी किसी वस्तु को कहीं पर रख देते हैं जो जगह घेरी जाती है वो यहाँ पे क्या कहलाती है साथियों, वॉल्यूम कहलाती है। इस बात को जरा समझना, क्लियर सारी बात है। तो वॉल्यूम क्या है, तो किसी वस्तु के द्वारा घेरी जाने वाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम के बारे में मैंने सारी सारी बातें बता दी, गलतियां मत करना, पहले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये किसी वस्तु के अंदर जितनी जगह होती है, तो किसी भी वस्तु के अंदर जितनी जगह होती है, अंदर जितनी जगह होती है उसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, उसी को बोलते हैं उसका आयतन, क्या बोलते हैं उसका आयतन कहते हैं। ये बात आप यहाँ पे समझो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब वॉल्यूम के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, उस पॉइंट को सुनते चलना ध्यान से। देखो वॉल्यूम जो होती है कैसी यूनिट होती है भैया, तो वॉल्यूम जो होती है वो हमारे पास में होती है अदिश राशि। अदिश मतलब ये हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास में किसी प्रकार से कोई दिशा नहीं होती। आपको ये बताओ जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की कोई दिशा होती है, सर नहीं होती। वॉल्यूम तो किसी भी दिशा में हो सकता है ना, हाँ हमें पता है कि वॉल्यूम कितना है, उसकी वैल्यू है लेकिन उसकी दिशा नहीं है। वे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, तो ये हमारे पास में स्केलर होती है। चलो दूसरा, ये डिपेंड करता है शेप और साइज के ऊपर, शेप और साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर किसी का जो वॉल्यूम होता है अलग अलग हो सकता है, सही बात है। दूसरा, वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप जब भी कोई जगह घेरते हो तो वो जगह हमेशा पॉजिटिव होती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता साथ में किसी का वॉल्यूम यहाँ पे नेगेटिव हो। तो वॉल्यूम जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती और इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा पॉइंट को ध्यान से, वॉल्यूम जो होता है साथियों एडिटिव नेचर का होता है, जिसे बोलते हैं योगात्मक प्रकृति होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे दो बक्से जोड़ दिया, एक का वॉल्यूम था 5 मीटर क्यूब और एक का वॉल्यूम था 6 मीटर क्यूब, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 11 मीटर क्यूब। आप समझ गए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया 2 लीटर का, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया तो टोटल कितना पानी हो जाएगा, तो 2 + 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पानी अब 5 लीटर बनेगा, कम बनेगा, टोटल 5 लीटर ही बनेगा। तो आपको मैं बताना ये चाहता हूँ साथियों जो वॉल्यूम होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है, वो हमेशा जोड़ा जाता है। आ जाओ फिर डिपेंड करता है साथियों कि हम जब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में तो वॉल्यूम की यहाँ पे मूल मात्रा क्या बनेगी, तो वॉल्यूम को साथियों बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एल क्यूब से। किससे बताते हैं, एल क्यूब से। एल क्यूब कैसे हो जाएगा भैया, देखो ध्यान से मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, आप यहाँ पे समझना कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखो वॉल्यूम निकालते हैं साथियों यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से, है कि नहीं। आप समझ गए, छोटी सी बात। देखो ये भी हमारे पास लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो सीधी सीधी क्या बनेगा हमारे पास में एल क्यूब बनेगा। तो वॉल्यूम कैसे बनेगा हमारे पास में एल क्यूब बनेगा, ठीक है। चलो देखो वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की यहाँ पे यूनिट होती है, जैसे हम बात करेंगे साथियों तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है क्यूबिक मीटर, जैसे बोलते हैं मीटर क्यूब। अगर आपसे पूछेंगे बताओ कि वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है तो मीटर क्यूब होती है। इसके अलावा सेंटीमीटर क्यूब भी है, लीटर भी होती है, मिलीलीटर भी होती है। जैसे पानी है तो पानी को किस में निकालते हैं साथियों, लीटर में निकालते हैं, ठीक है, इसे हम क्यूबिक मीटर में निकालते हैं। बताओ दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बताओ, क्या वॉल्यूम को यहाँ पे मापा जा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है। तो वॉल्यूम जो होता है साथियों मेजरेबल होती है, आप इसको बड़ी आसानी से नाप सकते हैं, माप सकते हैं। अब जैसे हमारे पास में यंत्र होते हैं तो हमारे पास में यंत्र होते हैं जिसके माध्यम से वॉल्यूम को बड़ी आसानी से नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सारी बातें जैसे लीटर में, मिलीलीटर में, क्यूबिक मीटर में, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में। आ जाओ फिर डिपेंड करता है कि क्या वॉल्यूम जो होता है साथियों टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। देखो ध्यान से, वॉल्यूम जो होता है वो टेंपरेचर के साथ यहाँ पे बदलता है। देखो वॉल्यूम टेंपरेचर के साथ बदलता है। जैसे आप नोटिस करना
आप नोटिस करना कि जो हवा होती है, जो गैस होती है, तो गैस यहाँ पे फैलती है, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आपसे पूछेंगे बताओ कि क्या यहाँ पे जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो टेंपरेचर के साथ बढ़ता है घटता है? वो बढ़ता भी है घटता भी, डिपेंड करता है कि टेंपरेचर कैसे जा रहा है, लेकिन वो यहाँ पे टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर सारी बातें? आ जाओ फिर हम जब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम साथियों किस पे डिपेंड नहीं करता? तो वॉल्यूम साथियों गुरुत्वाकर्षण से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये हमारे गुरुत्वाकर्षण के बल पे डिपेंड नहीं करता। इस बात को जरा समझना, मतलब आपसे बताओ कि वॉल्यूम यहाँ पे डिपेंड नहीं करता गुरुत्वाकर्षण के बल पे। जैसे मान लो 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी भैया पृथ्वी पे अगर 1 लीटर है ना, तो चंद्रमा पर भी क्या रहेगा? 1 लीटर रहेगा। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर 1 लीटर रहेगा और चंद्रमा पर जाने पर वो सीधे 10 लीटर हो जाए। आप समझ गए? तो पृथ्वी पर भी अगर वो 1 लीटर पानी है, तो चंद्रमा पर भी क्या रहेगा? 1 लीटर पानी रहेगा। इस बात को जरा समझना। अच्छा, आपने ये वाला नहीं बताया डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसमें भी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, वॉल्यूम में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। कैसा बदलाव हो सकता है कि अगर विस्थापन किया जाए, ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में, डोंट वरी। तो ये सारी बातें मैं बता दी प्रॉपर्टीज ऑफ वॉल्यूम के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, सीधे सीधे क्वेश्चन के बन जाता है। अब देखो हमने जो बात समझी है वो ये समझो। जैसे देखो कि हम बात करते हैं क्यूब के बारे में। अब जो घन होता है, तो घन के अंदर तीनों की तीनों साइड बराबर होती है, तो a into a इसे बोलेंगे साथ वॉल्यूम कितना हमारे पास में a क्यूब हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास घनाभ है, जैसे बोलते हैं क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड की जब बात करेंगे तो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, तो वॉल्यूम बनता है हमारे पास में lbh। ठीक है, सिलेंडर है तो सिलेंडर में साथ एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर h। हम जब बात करते हैं स्फीयर के बारे में, गोले के बारे में, तो वहां पे साथ वॉल्यूम बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम के फॉर्मूले बनते हैं, सारे आप सबने पढ़े भी होंगे, है ना। अब मुद्दा ये बन जाता है कि भैया वॉल्यूम को निकालते कैसे, किसमें निकाला जाता है, इसको बताओ जल्दी से, सबके सब बोर्ड पे लिखना से। तो भैया वॉल्यूम को निकालने के तरीके होते हैं, जिसमें मीटर क्यूब भी होता है, लीटर भी होता है, मिलीलीटर भी होता है। मीटर क्यूब की बात करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे, तो ये हमारे पास में इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं यूनिट्स होते हैं। अब मैं एक एक करके आपको सारी जो यूनिट्स होती है उनके बारे में समझा देता हूं कि वॉल्यूम को निकालने के कौन-कौन सी यूनिट्स होती हैं, आपको जरा समझने का प्रयास करना ध्यान से। ठीक है, देखो जैसे मैं बात करूंगा किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर के बारे में। सर क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है, बोर्ड पे लिखो सबके सब। मैंने एक यहाँ पे क्यूब बनाया जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अब मजेदार बात यह है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की तीनों बराबर है। कितनी है? 1 मीटर क्यूब। देखो मैंने एक क्यूब बना दिया जिसकी लंबाई भी 1 मीटर की है, जिसकी चौड़ाई भी 1 मीटर की है और जिसकी ऊंचाई भी कितनी की 1 मीटर की है। आप यहाँ पे देखो लंबाई 1 मीटर की, चौड़ाई 1 मीटर की और यहाँ पे ऊंचाई कितनी 1 मीटर की। अब मुझे बताओ वॉल्यूम कितना बनेगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये बनेगा साथ 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने यहाँ पे लीटर आ जाते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में साथ आते हैं 1000 लीटर। कितने आते हैं? 1000 लीटर। इसको याद समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब जिसको क्या बोलते हैं 1 क्यूबिक मीटर, इसमें कितना पानी होगा, इसमें होगा साथ हमारे पास में 1000 लीटर पानी। कितना होगा? 1000 लीटर पानी होगा। आप समझ, छोटी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब बात करते हैं 1 मीटर क्यूब के बारे में, और 1 मीटर क्यूब को जनरली जो कहा जाता है वो कहते हैं 1 क्यूबिक मीटर, उसमें कितना पानी हो जाएगा, तो उसमें हमारे पास में 1000 लीटर पानी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो जैसे मान लो कि कोई पानी की कैपेसिटी है, तो पानी की कैपेसिटी कितनी है 1 मीटर क्यूब की, उसमें कितना पानी है, तो 1000 लीटर पानी है। एक स्विमिंग पूल है जिसकी कैपेसिटी है 25 मीटर क्यूब की, तो 25 मीटर क्यूब का मतलब है उसमें कितना पानी आएगा, 25000 लीटर पानी आ जाएगा। आप समझ गए? एक वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक की कैपेसिटी है 5000 लीटर की, तो 5000 लीटर का मतलब है उसकी कैपेसिटी कितनी है 5 मीटर क्यूब। कितनी है? 5 मीटर क्यूब की। तो ये पॉइंट्स मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पे समझना कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। आप इसका आधा करोगे तो 0.5 मीटर क्यूब का मतलब होता है 500 लीटर। यहाँ पे 0.1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 100 लीटर। इसी तरह से 0.01 मीटर क्यूब, 0.01 मीटर क्यूब का मतलब होता है 10 लीटर, और 0.000.001 मीटर क्यूब होता है हमारे पास में 1 लीटर। तो प्लीज इसको याद कर लो, एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, ये सब छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बातें ऐसी है जो बच्चों को नहीं पता है। तो लीटर अलग है, मीटर क्यूब अलग है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों में रिलेशन मैंने समझा दिया, और आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो गलती मत करना, पहले बताओ। देखो तो ये हमारे पास में यहाँ पे रिलेशन है। जैसे आपसे पूछेंगे बताओ कि मीटर क्यूब होता है, ठीक है, एक होता है सेंटीमीटर क्यूब, एक होता है लीटर, एक होता है मिलीलीटर, एक होता है मिलीमीटर क्यूब, एक होता है किलोलीटर। तो किसका क्या संबंध है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको सारी बातें यहाँ बता दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में साथियों, घनत्व के बारे में, जिसे बोलते हैं डेंसिटी। आ जाओ, अब थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो बेसिक बेसिक बातें हैं, क्योंकि घनत्व के बारे में डेंसिटी के बारे में तो मैं आपको बहुत सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूँ, मतलब डेंसिटी पे तो हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे कि सबसे पहले मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब जो बेसिक है। तो पहले आप यहाँ पे बेसिक चीज को समझिए, तो बेसिक चीज को समझने के बाद हम थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा बेसिक चीज को यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए तो हम देखिए बात करते हैं किसके बारे में, सबसे डेंसिटी के बारे में। देखो बोर्ड पे, तो हम देखिए बात करते हैं किसको लेके, यहाँ पे डेंसिटी को लेके, जिसे बोलते हैं घनत्व को लेके। आओ, तो घनत्व क्या होता है बोर्ड पे देखते चलना, सभी सब ध्यान से। ठीक है, देखो किसी पदार्थ की इकाई आयतन की उपस्थिति द्रव्यमान की मात्रा को कहते हैं। क्या यहाँ पे सिंपल भाषा में घनत्व कहा जाता है, मैं बिल्कुल नहीं समझा। देखो यहाँ पे कहें तो डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी भी सीधी सीधी बनती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बनती है? मास अपॉन वॉल्यूम बनती है। देखो हम जब भी बात करते हैं किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। और इसको साथ शो करते हैं यहाँ पे ऐसे, ये हमारे पास होता है रो। क्या होता है? रो होता है। अगर आपसे पूछेंगे बताओ कि ऐसे कैसे शो किया जाएगा, तो आप इसे यहाँ पे रो से शो कर सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं डेल्टा साइन से। ये क्या बनेगा, तो ये हमारे पास बनता है सीधे सीधे मास अपॉन में यहाँ पे वॉल्यूम। क्या बनता है? मास अपॉन वॉल्यूम बनता है। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो हिंदी में सबसे लिख सकते हैं सिंपल भाषा में क्या, तो द्रव्यमान बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो द्रव्यमान बटे में हमारे पास बनेगा आयतन। तो मास अपॉन वॉल्यूम जो होती है हमारे पास क्या बनती है, मतलब डेंसिटी बन जाती है। बस इतना सा फॉर्मूला याद कर लो। तो मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है हमारे पास क्या बनता है, डेंसिटी बन जाती है। अब देखो ध्यान से सबके सब बोर्ड पे, तो डेंसिटी जो है वो क्या बनेगी बताओ, तो डेंसिटी भी हमारे पास में मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ध्यान से फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, मास किसमें होता है, तो मास होता है केजी में। ये किसमें होता है साथ, तो ये बनता है मीटर क्यूब में। तो ये बन जाएगा हमारे पास में क्या हो, केजी, यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे केजी पर यहाँ पे मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हमारे पास क्या इसका यूनिट बन जाएगी, ऐसे यूनिट बन जाएगी। अब देखो केजी को किसमें निकालते हैं, तो ये केजी को निकालते हैं किसमें, एम में। किसमें निकालते हैं? एम में। देखो ध्यान से, तो केजी निकालते हैं एम में। मीटर क्यूब किसमें निकाली जाती है, तो मीटर क्यूब निकाली जाती है एल में। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा ml - 3। क्या बनेगा? ml - 3 बनेगा। गलती मत करना, पहले बताओ। तो केजी पर मीटर क्यूब यानी ml - 3 से क्या बनने वाला है, डायमेंशन बनने वाला है किसका, डेंसिटी का। अब आप डेंसिटी के फॉर्मूले को जरा समझो कि हम जब बात करते हैं, मान लो कि मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, तो वॉल्यूम अगर मैं बराबर कर दूं, तो डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी वॉल्यूम में कितना मास है उससे उसकी डेंसिटी यहाँ पे डिपेंड करती है। तो डेंसिटी कैसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो बन जाते हैं, गलती मत करना। ठीक है, तो डेंसिटी क्या साथियों, तो डेंसिटी बनती है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, मतलब किसी भी वॉल्यूम के अंदर कितना मास भरा पड़ा है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट को जरा समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा आज का, और फिर हम डेंसिटी को साथ डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैंने डेंसिटी को डिटेल से नहीं पढ़ाया क्योंकि आपको फंडामेंटल है, फंडामेंटल खत्म हो जाएगा तो मैं डेंसिटी को यहाँ पे डिटेल से पढ़ाऊंगा। हम पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में दिए गए हैं, जल्दी से बताओ सबसे इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताओ ये जल्दी से आंसर यहाँ पे क्या होगा। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन को दिया गया। क्या क्वेश्चन बोला गया, सुनो ध्यान से। यहाँ पे हम जब बात करते हैं क्यूब है जिसका मास कितना है 5.74 ग्राम। देखो ध्यान से, यहाँ पे m कितना दिया था, m दिया गया हमारे पास में 5.74 ग्राम। कितना दिया गया, 5.74 ग्राम दिया गया। वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है कि 1 यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1.2 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दी जा रही है, हमें निकालने के बाद हमें निकालनी डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी निकालनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इजी है। देखो डेंसिटी होती है कि हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना दिया जा रहा है 5.74 के आसपास। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1.2 के आसपास है, ये ग्राम में जाएगा, नीचे सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। अब देखो अगर मैं निकालता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, इसको मैं अगर पॉइंट हूं तो ये 57/12 है, मतलब 12 चौके 48 के आसपास जाएगा। तो ये हमारे पास में 4.4 दिया गया। इसकी अगर मैं एक्जैक्टली निकालूंगा आप सॉल्व करना, तो ये आएगा 4.7833 के आसपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
ठीक है, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा साथियों। तो इसकी जो वैल्यू दी जा रही है रेलवे में वो दी थी हमारे पास 4.7833 के आसपास। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन डी इन्होंने सत्य माना है। आ जाओ नेक्स्ट देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया है कि 14 सेंटीमीटर भुजा और घनत्व। देखो क्वेश्चन को सुनना ध्यान से कि 14 सेंटीमीटर फाइंड द वेट ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड। अच्छा वेट बोला गया नहीं, वेट नहीं, डेंसिटी होगी बेटा। तो वेट नहीं होगा बेटा, इसका मास होगा। तो फाइंड द मास होगा बेटा, मास नहीं, मास होगा, मास। देखो कि फाइंड द मास ऑफ द यहाँ पे क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, डेंसिटी दी जा रही है 7.8 के आसपास। देखो यहाँ पे क्यूब है, क्यूब दिया जा रहा है, तो क्यूब की हमारे पास में ए कितना है, तो ए हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। आपको पता है वॉल्यूम कितना लगेगा, तो वॉल्यूम बनेगा हमारे पास में ए क्यूब, तो वॉल्यूम कितना भी देखो तो 14 का क्यूब, और आप जानते हैं कि 14 का जो क्यूब होता है, तो 14 का क्यूब होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ मुझे छोटा सा पॉइंट कि हमारे पास में को जानते हैं डेंसिटी होती है क्या, तो डेंसिटी बनती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना हो जाएगा, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। डेंसिटी कितनी दी जा रही है, तो डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर यहाँ पे सीसी इनटू 7.8 कर दो इनटू यहाँ पे जब बात करते हैं 14 का क्यूब। सॉल्व कर लोगे इसको, मैं जरा सॉल्व कर लेता हूं कैलकुलेशन से, क्या दिक्कत आएगी ना। मतलब आप लोग तो कैलकुलेटर यूज कर लेना, मतलब आप लोग तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना, नहीं कर पाओगे, आपको करना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूं सुनो, तो ये जो आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है तकरीबन 21,403.2 यहाँ पे ग्राम, जो ग्राम में आ रहा है। अब क्योंकि ऑप्शन में ग्राम तो दिया नहीं गया, हमें किसमें केजी में दिया गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, देखो तो ये आएगा हमारे पास में 21 यहाँ पे 0.4 केजी है ना, 21.4 केजी आएगा। तो ये किसमें दिया जाए, तो ये दिया जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आप समझ गए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कर लेना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से क्या पूछा गया, एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी डायमीटर कितनी है भैया, हमारे पास में 2 मीटर है। देखो यहाँ पे डायमीटर कितना दिया जाए, तो 2 मीटर दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइट कितनी है, तो हाइट भी हमारे पास में 3.5 मीटर की है। ठीक है, बताओ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मास। ठीक है, आप समझ गए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कर लेना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से क्या पूछा गया, एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी डायमीटर कितनी है भैया, हमारे पास में 2 मीटर है। देखो यहाँ पे डायमीटर कितना दिया जाए, तो 2 मीटर दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइट कितनी है, तो हाइट भी हमारे पास में 3.5 मीटर की है। ठीक है, बताओ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास निकालना है, और डेंसिटी जो दी जा रही है वो दी जा रही है 720 केजी, 720 केजी यहाँ पे पर मीटर है ना, ये हमारे पास में डेंसिटी है जो यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, सर आपने थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन नहीं करवाया, बट थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया। अगर सिलेबस में दिया था तो मैं डेफिनेटली करा देता, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लिया। थर्मोडायनामिक्स इज नॉट इन द पार्ट ऑफ द सिलेबस, सिर्फ हीट एंड टेंपरेचर दिया जा रहा है। और ये रीजन है कि मैंने आपको जीरो लॉ ये सब चीजें नहीं पढ़ाई हैं, अगर होता तो मैं डेफिनेटली पढ़ा देता। ठीक है, अब पता नहीं क्यों लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन हमें चीजें पढ़नी सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अभी नहीं है, सिंपल सी बात है, सिंपल बात को ही समझो। ठीक है, अब देखो डायमीटर 2 मीटर की है, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 मीटर हो जाएगा। आप जानते हैं जो सिलेंडर दिया गया सिलेंडर, तो सिलेंडर के अंदर ये निकालना वॉल्यूम, वॉल्यूम बनता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा सबने आप लोगों ने, तो इसका फॉर्मूला साथ बनता है पाई आर स्क्वायर एच का बनता है, पाई आर स्क्वायर एच बनता है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम बनेगा पाई पाई रख दो, आर कितना है 1 का क्यूब है, एच कितना है 3.5 मीटर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा हमारे पास में 3.5 यहाँ पे पाई, मैं ऐसे कर दूं 3.5 यहाँ पे मीटर क्यूब बनेगा। आप समझिए छोटी सी बात को, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है, हमें निकालना मास, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो 3.5 इनटू यहाँ पे पाई कितना है 22/7 है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इनटू यहाँ पे कितना कर दोगे 720 कर दोगे, सॉल्व कर लेना, आंसर हमारे पास आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बनने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से क्या दिया जा रहा है, सुनो ध्यान से कि समान आयतन वाले विभिन्न द्रव्यमान में 4 पिंड है M1 M2 M3 M4। देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला साथियों, इसमें बोला है कि वॉल्यूम हमारे पास में कैसा है, तो वॉल्यूम हमारे पास में कांस्टेंट है, समान आयतन बोल रहा है। ठीक है, तो बताओ भैया कि किस पदार्थ का घनत्व सबसे कम होगा, किसका घनत्व सबसे कम होने वाला है, सबसे कम होगा, जिसमें हमसे क्या बोला गया साथियों कि M2 सबसे ज्यादा है, M3 उससे कम है, M1 उससे कम है, और सबसे कम यहाँ पे M4 है। अब देखो ध्यान से, डेंसिटी जो बनती है वो बनती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी जो होती है साथियों मास पे डिपेंड करती है, अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। समझ में छोटी सी बात, तो सबसे कम जो यहाँ पे होने वाला है डेंसिटी किसका होने वाला है, M4 का होने वाला है। क्यों होने वाला है M4 का, क्योंकि सबसे कम जो मास है किसका M4 का है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप ये समझ पाओगे कि ये जो डेंसिटी होती है वो मास के समानुपाती होती है, डेंसिटी जो कि मास के समानुपाती हो जाएगी। तो इस वाली कंडीशन में ऑप्शन सी हमारे पास क्या बनेगा, सत्य आंसर बन जाएगा। चलो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और भी पूछा गया, उसका भी आंसर बताओ। देखो क्या क्वेश्चन है कि समान द्रव्यमान, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछा गया कि समान द्रव्यमान वाले 4 पिंडों का आयतन जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इक्वल मास का दिया जा रहा है, मतलब हमारे पास में m कैसा है, तो m हमारे पास में कांस्टेंट है, कैसा है कांस्टेंट है। ठीक है, अब लॉजिकली सुनो ध्यान से, डेंसिटी जो होती है ये बनती है साथियों मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमारे पास में मास कांस्टेंट है तो इसका मतलब है जो डेंसिटी है साथियों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप समझिए छोटी सी बात। अब यहाँ पे वॉल्यूम का रिलेशन क्या है कि V4 सबसे ज्यादा है, उससे कम V2 है, उससे कम V3 है, और सबसे कम कौन सा V1 है। तो निकालना क्या है साथियों में, द डेंसिटी ऑफ द विच द बॉडी इज ज्यादा। अब देखो अगर V1 की वॉल्यूम सबसे कम है, नहीं सॉरी V4, हां V1 की वॉल्यूम सबसे कम है तो उसकी डेंसिटी कैसे होगी, हाई होगी। समझ में छोटी सी बात, अगर यहाँ पे V कम है तो सिंपल सी बात डेंसिटी ज्यादा हाई होगी। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी किसकी होने वाली है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी साथ होने वाली V1 की, क्योंकि V1 का वॉल्यूम बहुत कम है, V1 का वॉल्यूम बहुत कम है। इस बात को जरा समझिएगा। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें, तो ये सारी फैक्ट मैंने समझा दिया, इसमें गलती मत करना, और मैंने आपको इतने सारे जो कांसेप्ट है वो यहाँ पे समझाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे वाला सुनो, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डेंसिटी को काफी डिटेल में बताने वाला हूं। ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी के बारे में सारी बातें बताऊंगा, घनत्व के बारे में हम हर एक पॉइंट पे यहाँ पे फोकस करने वाले, डिटेल से पढ़ने वाले। जिस तरह से मैंने मास और वॉल्यूम के जो कहते हैं चित्र उड़ा दिया है, जिस तरह से मैंने मास और वॉल्यूम के यहाँ पे हर फैक्ट को समझाया है, उसी तरह से डेंसिटी की भी हर फैक्ट को समझाने वाला हूं। ठीक है, पहले बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक का जो कांसेप्ट है बेटा वो चमका नहीं चमका, बोलो हां या ना, क्या ये है ना। अब देखो ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर होने वाला है, मतलब मास विद डेंसिटी का साथ हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर आपको मैंने दो फंडामेंटल चीजें पढ़ा दी थी, दो फंडामेंटल चीजें मैंने पढ़ाई थी, क्या बताया आपको मैंने साथ मास समझा दिया कि मास क्या होता है, आपको मैंने मास के बारे में सारे जो कांसेप्ट को समझाया था, आपको मैंने साथ डेंसिटी का जो थोड़ा बहुत कांसेप्ट को समझा दिया था। आज हम देखिए जिसके ऊपर पहले फोकस करने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे और पहले पूरा बेस पढ़ाऊंगा इसका, वह साथ हमारा वेट के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले मोटा मोटा ये समझिए कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि उसके बाद हम इसमें कहीं ना कहीं डिटेल में जा पाएंगे, है कि नहीं। आवाज आ रही है भैया, ओके आवाज आ रही है से, तो इसी की बात हम यहाँ पे डिटेल में जा पाएंगे ना बाबू। तो हमने मास को समझ लिया है, आज हम यहाँ पे वेट को पढ़ेंगे। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही डिटेल से हम जो बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में साथियों मास वेट डेंसिटी को पढ़ रहे हैं, और ये हमारा साथियों बहुत ही शानदार बैच चल रहा है हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है सेक्शन पेपर, और वहां पर आपको LPCB2 स्पेशल बैच दिया जा रहा है। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा जो आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भैया आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा प्यारी कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप लोगों का जो LPCB2 का जो है ना वो यहाँ पे निकल बात भाई छोटी है मेरी। ठीक है, और अभी तो प्रैक्टिस सेशन शुरू करने हम लोग, तो प्रैक्टिस सेशन तो और भी बढ़िया तरीके से कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम देखिए साथियों मास वेट डेंसिटी की बात करते हैं। अब मास वेट डेंसिटी में होता क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। हमारा जो कांसेप्ट बनेगा साथियों वो बनेगा वेट का। अब देखो मैं आपको बताऊं कि वेट जो होता है वो हमारा होता है mg, और यहाँ पे जो g है इसे साथियों बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, इसे बोलते हैं त्वरण। अब ये जो त्वरण है ये कहां पे पढ़ेंगे, तो त्वरण के लिए साथियों हमें थोड़ा सा कांसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, किसका यहाँ पे ग्रेविटेशन का, किसका ग्रेविटेशन का। मतलब जब तक गुरुत्वाकर्षण को नहीं पढ़ोगे तो बिना गुरुत्वाकर्षण पढ़े आपको शायद थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हमें थोड़ा सा बेसिक पहले ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन के क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं। तो इस चैप्टर से कैसे यहाँ पे ग्रेविटेशन को मिक्स करके पूछा जाता है, तो वो फंडामेंटल को मैं पढ़ाने वाला हूं, और हम पढ़ेंगे फिर वेट के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों, सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में। और ग्रेविटेशन में आप जानते हैं कि एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नियम भैया, यहाँ पे नियम है
और इस नियम को बेटा बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि भैया हम जब बात करते हैं न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कि न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, आप जरा समझने का प्रयास करो। देखो हमारे पास में दो मास है, एक हमारे पास में मास दिया जाए m1 और एक हमारे पास में मास है जिसका नाम है m2। अब आपको मैं बताऊं होता क्या है कि जब किसी दो मास को किसी न किसी दूरी पर रखते हैं, मान लीजिए इनकी दूरी कितनी r है, तो आप जब किसी दो मासेस को किसी न किसी दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच में फोर्स काम करता है। अच्छा ये बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो सुनो हमेशा देखा गया है कि दो मास के बीच में दो पिंडों के मध्य में हमेशा आकर्षण का बल काम करेगा। मतलब होता क्या है कि जो बड़ी वस्तु होती है वो छोटी वस्तु को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसा नहीं होता उसे दूर फेंक दे, तो देयर इज ऑलवेज बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहां पे हमेशा कैसा फोर्स काम करेगा, एक आकर्षण का बल काम करेगा। समझना छोटी सी बात, मतलब देयर इज ऑलवेज हमेशा 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 वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम करने वाला है, कभी रिपल्शन काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ी बॉडी होती है और छोटी बॉडी को लात मार के बाहर फेंक दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता बाबू। वो हमेशा उसे अपनी तरफ खींचती रहती है, खींचती रहती है, खींचती रहती है, उसे बोलते हैं अट्रैक्शन। अब मुद्दा बनता है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसे डिपेंड करता है। तो यहीं पे बात कही जा रही है हमारे न्यूटन चाचा के द्वारा। ये वही न्यूटन चाचा जिन्होंने फोर्स के बारे में बताया था, ये वही न्यूटन चाचा जिन्होंने गति के सिद्धांत दिए हैं, ये वही न्यूटन चाचा जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिए हैं, ये वही न्यूटन चाचा जिन्होंने कैलकुलस बनाई है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की भी खोज की है, बहुत सारी खोज की है। सोचो न्यूटन की जगह न्यूटन का आपने पढ़ा होगा कि उनके सर पर सेब गिरा और इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण की खोज होगी। सोचो 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 क्या होता कि सेब की जगह पूरा पेड़ गिर जाता तो भी गुरुत्वाकर्षण पढ़ना पड़ता, ये नहीं खोजते, दूसरा खोज देता। आप समझ गए? अब जरा यहाँ देखो क्या कह रहा है कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण का बल जो कि गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, ये उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या भैया? देखो इसका मतलब सीधी सीधी ये कह रहा है कि लगने वाला जो बल है ना, लगने वाला साथी जो बल है जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसा है, समानुपाती है। मतलब F जो है G जिसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो यहाँ पे m1 * m2 के कैसा साथी प्रोपोर्शनल है। क्या ये पहला वाला पॉइंट हो गया? कोई दिक्कत? ये हमारे पास में साथी क्या है, पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो लगने वाला साथी जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये कैसा साथी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो जहां पर भी हम इनवर्सली का साइन यूज करते हैं वहां पे आता है साथी 1/r। अब इनकी बीच दूरी कितनी 1/r हो जाएगी, तो फोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यहाँ पे जो Fg है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी वैल्यू और बनेगी। अब ये हमारे पास में क्या साथी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की तो वैल्यू आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है साथियों। अब दोनों फॉर्मूले को पुट कर दोगे तो दोनों फॉर्मूले को पुट करने पर हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी Fg = Fg, यहाँ पे m1 m2 और नीचे क्या हो जाएगा साथियों, नीचे हो जाएगा हमारे पास में r²। हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं एक बात बताऊं कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटाते हैं, मतलब ये जो प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं उसकी जगह पर कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे साथियों वैल्यू बनेगी हमारे पास में Fg और Fg मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे जैसे हमने साइन हटाया हमने लगा दिया साथियों यहाँ पे क्या बड़ा G, क्या लगा दिया, बड़ा G लगा दिया। यहाँ पे कर दिया देखो m1 m2 और नीचे क्या साथियों, नीचे हमारे पास में r² है और इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं साथियों, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला। सबसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू जो होती है बड़ा G m1 * m2 अपने r²। कितनी सी बात यहाँ पे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ यार। अभी बड़ा G क्या है अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात की जा रही है उसकी वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि सर यहाँ पे जो बड़ा G है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी बड़ी G की वैल्यू बता दो। आपने बताया जो फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है बड़ा G है ना, बड़ा G। और हमने क्या बताया साथियों, तो ये बनता है हमारे पास में m1 m2 अपन में क्या बनेगा, तो अपन बनता है r²। और यही वास्तव में क्या है, फॉर्मूला भी है। बेटा मैं 2 मिनट के बाद बताऊं, ठीक है प्लीज। नहीं तो ये बड़ा यहाँ पे कि जो F इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जो बड़ा G होता है m1 * m2 अपन r², ये हमारे पास की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी जा रही है कि नहीं। अब सुनो ध्यान से। अब ये देखो हमारे पास में एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो बनकर तैयार हुआ है कि ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें मुद्दा बनता है सर ये जो बड़ा G है, ये जो बड़ा G है, इस बड़े G को क्या बोलते हैं, ये जो बड़ा G है इस बड़े G को क्या कहा जाता है, तो ये जो बड़ा G है साथियों इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, तो हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इंग्लिश में से कहा जाता है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसका मतलब जानते हो क्या, इसका मतलब ये है देखो ध्यान से क्या बोला है कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो रहती है कैसे रहती है, नियतांक रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, इसकी वैल्यू में किसी प्रकार से कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि अच्छी बात है, बता दिया इसकी खोज किसके द्वारा की जा रही है, इसकी खोज यहाँ पे की गई है वैज्ञानिक के द्वारा जिनका नाम है सर हेनरी कैवेंडिश। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कि बड़ी G की वैल्यू बताने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बड़ी G की वैल्यू बताने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है सर हेनरी कैवेंडिश। यहाँ पे बड़ी G की जो खोज है वो न्यूटन साहब ने की है। पहले बताओ देखो बड़ा G जो है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसको यूज किया था न्यूटन साहब ने। लेकिन इसकी खोज जो की जा रही है, इसकी जो डिस्कवरी की जा रही है वो की जा रही है यहाँ पे हेनरी कैवेंडिश साहब के द्वारा। ये छोटा सा फैक्ट आपको समझना है, छोटा सा कांसेप्ट यहाँ पे समझना है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर ये जो G की वैल्यू होती है, बड़ी G की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। मैंने क्या बताया देखो कि ये हमारे पास में कांस्टेंट है, नियतांक। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है SI सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, है कि नहीं। एक होती है SI वैल्यू, एक होती है CGS वैल्यू, दोनों वैल्यूज हमारे पास होती है। अब देखो यही पॉइंट है मजेदार वाला। देखो SI सिस्टम में इसकी वैल्यू बनती है 6 SI सिस्टम के अंदर की वैल्यू बनती है 6.67 × 10⁻11। देखो 6.67 × 10�11 और सबसे मेन मुद्दा बनता है इसका यूनिट। तो यूनिट क्या बनेगा बेटा, तो यूनिट बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूं, उस पॉइंट को जरा समझो, उसके बाद सारी बातें ठीक है। प्लीज यहां पे चलना ध्यान से, देखो बोर्ड पे सुनो। आपसे कुछ बताओ कि सर यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। देखो तो कैपिटल G हमारे पास क्या बनेगा, आप फोर्स मल्टीप्लिकेशन r से कर दोगे तो ये बनेगा साथियों हमारे पास में F * r² और नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे m * m हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में m²। ये तो बनेगा, अरे m * m मतलब हमारे पास क्या साथियों मास है, मान लो कि दोनों के दोनों मास कैसे हमारे पास बराबर हो जाएंगे। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे फोर्स क्या होता है साथियों, फोर्स होता है न्यूटन। यहाँ पे बनेगा देखो मीटर, और आप जरा बताओ मुझे, देखो फोर्स होता है हमारा न्यूटन में, रेडियस जो डिस्टेंस होती है वो किसमें निकालते हैं, मीटर में, और ये m दिया गया था, m मतलब हमारे पास इसमें kg² में। आप समझ गए। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखो तो इसके साथियों जो यूनिट बनने वाली है ये बनने वाली है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। कितनी सी बात यहाँ पे दी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने जाए बताओ कि भैया इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनेगा बेटा। यहाँ पे ये जो m दिया जा रहा है ना, इस m का मतलब किससे को, इस m का मतलब यहाँ पे मास है, क्या है, मास है, और इसी मास को मैं kg में कन्वर्ट कर दिया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा, kg की पावर -2 बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन बहुत प्यारा और बनता है कि भैया इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका विमेय सूत्र क्या बन जाएगा। देखो सुनो ध्यान से, अगर आपसे पूछे बताओ कि कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। आपको पता है कि न्यूटन होता है हमारे पास में ml t की पावर -2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि न्यूटन का फॉर्मूला जो होता है डायमेंशन सूत्र क्या बनता है, तो न्यूटन का साथ बनता है ml t - 2। क्या बनता है, ml t - 2 बनता है। समझ छोटी सी बात, ml t - 2 बनता है। अच्छा इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में l का स्क्वायर। आप समझ गए, छोटी सी बात, l का स्क्वायर इनटू क्या है, kg की पावर -2। अब kg की पावर -2 मतलब क्या है, हमारे पास में m की पावर -2 हो जाएगा। आप समझ गए। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत ही बड़ी तरीके से समझना, ध्यान से लॉजिक समझना, बहुत प्यारा पॉइंट बनेगा। यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ पे m की पावर -2 है, तो आप क्या करोगे भैया, इसको आप इसको जब सॉल्व करोगे तो बनेगा हमारे पास में m की पावर -1, तो यहाँ पे सब बनेगा m की पावर -1 बन गया, सब बिल्कुल बन गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर, बेटा kg स्क्वायर लिखा हुआ सी बात है। अब इस kg स्क्वायर को ऊपर लिख दो, kg की पावर -2 हो जाएगा ना। आप समझ गए बंटी, आप समझ गए, समझे, बोलो बोलो समझे कि समझे। देखो अब देखो यहाँ पे m की पावर -2 और यहाँ पे m की पावर +1 है। आप जानते हैं जब बेस में पावर ऐड करते हैं तो -2 +1 करोगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे m की पावर -1। यहाँ पे l * l² करोगे तो l * l² करोगे तो ये बनेगा हमारे पास में l3। ठीक है, और देखो ध्यान से यहाँ पे t है और कहीं पे t दिया जा रहा है, कहीं पे नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ पे साथ हमारे पास में t² क्या है, t² आएगा, t की पावर -2 आएगा। तो ये हमारे पास बनेगा साथ क्या, तो ये हमारे पास बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। आप इसको भी नोट कर लो कि पूछेंगे बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, आंसर m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका विमेय सूत्र है। ये सारी बातें मैंने बता दी। ठीक है, अब जो पॉइंट देखो ध्यान से,
कि इसकी एसआई सिस्टम में जो वैल्यू बनती है कितनी बनती है, तो एसआई में सबकी वैल्यू बनती है 6.67 into 10 की पावर -11 यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पे केजी की पावर -2। लेकिन आपसे पूछे बताओ सीजीएस में वैल्यू क्या बनती है? सीजीएस में आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसमें एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं सीजीएस यूनिट है ना। तो सीजीएस में जो वैल्यू बनती है वो बनती है कितनी? ये बनती है 6.67 into 10 की पावर -8 है। तो 6.67 into 10 की पावर -8 यहाँ पे न्यूटन को होता है इसमें डायने में, न्यूटन किसमें कन्वर्ट करते हैं डायने में, मीटर कन्वर्ट किया जाएगा सेंटीमीटर में और केजी को करते हैं ग्राम में। तो न्यूटन की जगह पे क्या कर दिया मैंने डायने कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर यहाँ पे स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा किसकी वैल्यू? सीजीएस की वैल्यू। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लेना, आपने गलतियां मत करना। ठीक है, प्लीज गलतियां मत करना। पहले बताओ एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे बनेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, बोलो हाँ या ना। क्या यहाँ तक का सारा जो कॉन्सेप्ट है चमका की जल्दी कमेंट कर दो कि एफ की वैल्यू जो होती है कैसे निकलती है, फोर्स की वैल्यू कैसे निकलती है, ये सारी वैल्यूज मैंने बता दिया। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या दिया जा रहा है इसका, तो ये साथ हमारे पास में दिया जा रहा है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ये दिया जा रहा है हमारे पास में क्या, तो ये दिया जा रहा है डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारी बातें समझा दी मैं। आ जाओ अब उनकी बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसे बोलते हैं गुरुत्व, जिसे बोलते हैं ग्रेविटी। अब ग्रेविटी को हम सही मायने में क्या कहेंगे, तो ग्रेविटी को साथ सही मायने में जो नाम दिया जाता है वो बोलते हैं त्वरण, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या कहा जाता है, इसको साथ हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व त्वरण। क्या बोलते हैं गुरुत्व त्वरण, बोलते हैं छोटा जी बोलते हैं। अभी छोटा जी क्या होता है जरा समझो, देखो ध्यान से। अब यहीं से हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट्स बनके तैयार होंगे। देखो एक होता है साथ ये आया कैसे, ये आया कैसे, इस बात को मैं जरा समझ के बताता हूं। देखो मान लो कि हमारे पास में m को छोटा सा पिंड दिया जा रहा है और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है साथ हमारे पास में कैपिटल m। क्या है कैपिटल m? कैपिटल m क्या दिया जा रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया जा रहा है। सर फाउंडेशन बैच में फिजिक्स करोगे क्या? हम बेटा 27 से मेरी क्लास शुरू होने वाली, कल मैंने मैसेज डलवा दिया बच्चों को। पहले मैं 21 से क्लास शुरू होने वाला था कि नहीं, 27 से मेरी क्लास शुरू होने वाली है क्योंकि हमारे बीच में नया फंक्शन है, उस फंक्शन में जाना है। तो 27 से क्लास में लाइव स्टार्ट करने वाला। ठीक है, और कोई समस्या किसी को नहीं है ना, अब शांति से पढ़ो। देखो अब मान लीजिए चलो कि सर इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, तो मान लीजिए कि इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी हमारे पास में r है। अब देखो लॉजिकली जरा समझने का प्रयास करना, लॉजिकली जरा समझो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया। अब आप ये जानते हो, आप लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देखो जरा से बोलते हमने पढ़ा साथियों को कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है साथियों हमारे पास में ma के बराबर, हमने पढ़ा ये सब बिल्कुल पढ़ा है। अब यहाँ पे a क्या है, तो a हमारे पास में g हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, g है। तो मान लो भैया यहाँ पे लगने वाला पहला फोर्स क्या है, तो पहला फोर्स हमारे पास में mg क्या है, mg। तो ये हमारे पास में पहला फोर्स हो गया मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये बताओ कि ये हमारे पास में एक पिंड है और ये भी हमारे पास पिंड है, तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन का फोर्स क्या होगा, तो ग्रेविटेशन का भी फोर्स बनेगा F इक्वल्स टू g, बड़ा G, यहाँ पे बड़ा M इनटू छोटा m, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास में r स्क्वायर। और ये भी क्या साथियों, तो ये भी हमारे पास फोर्स है और ये भी हमारे पास फोर्स है, आप समझ गए। अब ये दोनों फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। अच्छा ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन वाला फोर्स, और ये कौन सा फोर्स है भैया, ये हमारे पास में नॉर्मल फोर्स दिया जा रहा है। अब आपने क्या किया, दोनों फोर्स को बराबर कर दिया। देखो आप जब दोनों फोर्स को बराबर कर दोगे तो क्या करोगे, सुनना सुनना, देखो बहुत प्यारी प्यारी बात बता रहा हूं। देखो जैसे आप बराबर करोगे तो स्मॉल mg की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे बड़ा g, फिर देखो साथियों बड़ा m इनटू छोटा m, अपन ने क्या बनेगा हमारे पास में r स्क्वायर, आप समझ गए, ये तो बनेगा। अब ये बताओ कि हम कैंसिल कर सकते हैं, तो छोटा m से हमने छोटा m कैंसिल कर दिया, सब कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी कि छोटा g की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है बड़े g पर, यहाँ पे बड़े m पर, और किस पर, देखो r स्क्वायर पर। यही होता है जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये फॉर्मूला जो बना है इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं साथियों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब मुझे बताओ कि इसमें जो बड़ा m है वो क्या, देखो इसमें साथियों जो बड़ा m है ये है हमारे पास में किसका वजन, बताओ। तो ये है साथियों मास ऑफ द अर्थ, मतलब अगर पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर साथियों किसका वजन लिया जाएगा, पृथ्वी का वजन लिया जाएगा। अब मुझे जरा बताओ कि जो छोटा g होता है, जो छोटा g है, ये जो छोटा g है, क्या ये इस छोटे से वस्तु के मास पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे सर कि ये जो हमारे पास छोटा g होता है, छोटा g जो होता है ये किस पर डिपेंड नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। देखो तो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, सुनो ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान होता है, ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ये उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं करता। कितनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत, मतलब छोटा g जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि जिस प्लैनेट पर आप रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहां पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो आपको यहाँ पे किसका वजन लेना पड़ेगा, पृथ्वी का लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे चंद्रमा पर हैं तो किसका वजन लेंगे, चंद्रमा का वजन लेंगे। ये किस पर डिपेंड नहीं करता, ये किसी ऑब्जेक्ट के डिपेंड, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, मतलब ऑब्जेक्ट का मास 10 kg हो, 15 kg, 100 kg हो, ये पर डिपेंड करता ही नहीं है, डिपेंड नहीं करता। ये किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल जी पर, बड़े एम पर, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अब हम जब बात करते हैं फॉर अर्थ, देखो ध्यान से, हम जब बात करते हैं साथियों पृथ्वी के लिए, सुनो ध्यान से, तो पृथ्वी के लिए जो छोटी जी की वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसको कितना मान लेते हैं, जिसको हम मानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी बातें, तो छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि जी की वैल्यू पृथ्वी की, तो पृथ्वी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कितनी मान ली जाती है, जो मान ली जाती है हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। अब क्वेश्चन को जरा समझो ध्यान से, लॉजिकली जो मैं बताना चाहता हूं। देखो जी की बात करते हैं तो जी की वैल्यू बनती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बताओ, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी जा रही है, लेकिन अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हम जब बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वास्तव में क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर साथियों है जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में साथियों बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए बोलते हैं साथियों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण बनने वाला त्वरण। ये सारी बातें सबसे क्वेश्चन छोटा सा पूछेंगे, बताओ कि छोटा जी क्या होता है, तो छोटा जी होता है साथियों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बनने वाला त्वरण, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं साथियों गुरुत्व त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण बोलते हैं। कितनी सी बात क्लियर है, बोलो जल्दी से हां या ना, कितनी सी बात है क्लियर, बोलो हां या ना, समझ गए ना। देखो बहुत लॉजिकली बताऊं, बहुत लॉजिकली बताऊं कि हम जब बात करते हैं छोटी जी के बारे में तो छोटा जी का वैल्यू तो इस तरह से बनता है कि कैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली जा रही है। तो छोटा जी की वैल्यू हम यहाँ पे ग्रेविटी से कंपेयर करते हैं, तो छोटा जी को हम यहाँ पे साथ में एक्सेलरेशन बोलते हैं क्योंकि इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो एक्सेलरेशन के बराबर होती है, जो त्वरण के बराबर होती है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता दिए, और किस पर डिपेंड नहीं करता बताओ, तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, मतलब आप यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान कुछ भी कर दीजिए, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी कर दीजिए तो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटा सा पॉइंट है। अब इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन को ये बनेगा, मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने काम किया एक हाथी लिया, सुनो ध्यान से, मैंने हाथी लिया, कागज लिया, दोनों को मैंने समान हाइट से फेंक दिया, तो कौन नीचे बनेगा, आप नीचे हाथी बनेगा नहीं, दोनों सेम स्पीड से नीचे, दोनों सेम ग्रेविटी से नीचे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप कहेंगे सर कैसे बात करते हैं, हाथी नीचे आना चाहिए, नहीं आएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे लगने वाली जो ग्रेविटी है दोनों पे कैसे बराबर है, क्योंकि मैं बता चुका हूं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो होती है वो डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। क्या यहाँ तक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट चमक गया। अब देखो मैं आपको बताऊं कि छोटी जी की वैल्यू होती है ना, हर जगह पे कैसे होती है, अलग होती है। देखो छोटी जी की वैल्यू जो होती है हर जगह पे अलग होती है, तो ये हमारे पास टेबल है, और इस टेबल को जरा नोटिस करना, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी सारी फैक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो छोटी जी की बात करता हूं पृथ्वी पर, तो हमारी पृथ्वी पर साथी छोटी जी की वैल्यू कितनी है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप समझ गए। तो 9.81 यहाँ पे 9.8 यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी पृथ्वी पर है, किस पर, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आ जाओ हम चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा पर साथी जी की जो वैल्यू होती है 1.6 के आसपास, 1.62 के आसपास। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं 1.62 के आसपास, तो चंद्रमा पर जो मिलने वाली जी की वैल्यू है पृथ्वी की जी की वैल्यू का 1/6 है, कितना 1/6 है। अगर आपसे पूछे बताओ कि पृथ्वी की वैल्यू कितना मिलेगा, तो पृथ्वी की साथ वैल्यू का यहाँ पे g/6 है, कितना है, g/6 है। आप पृथ्वी की वैल्यू का 1/6 कर दोगे तो हमारे पास चंद्रमा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब चंद्रमा पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी की तुलना में 1/6 लगता है, ठीक है, मतलब वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 है। अब देखो ध्यान से सुनो सुनो, अब हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में, जुपिटर के बारे में। प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो प्लैनेट्स में बेटा सबसे ज्यादा है जुपिटर पे, किस पे, जुपिटर पे, जो बृहस्पति है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारे ब्रह्मांड की बात करते हैं, हमारे सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल में हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लैनेट है कौन सा, बृहस्पति है। तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है बृहस्पति। तो बृहस्पति के अंदर लगने वाली जो छोटी जी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, कितनी है, 24.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे, सबसे ज्यादा है। तो आपसे पूछेंगे बताओ सबसे इजी क्वेश्चन क्या बन जाता है कि पृथ्वी पर कितनी है, तो 9.81 के आसपास, चंद्रमा पर कितनी है, 1.62 के आसपास, बृहस्पति में प्लैनेट सबसे ज्यादा है, कितनी है, 2.24.79 के आसपास। आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे भारी तत्व कौन सा है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे भारी है सन। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे सौरमंडल का 99% जो पार्ट है वो सन के अंदर है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे बृहस्पति, बाकी हमारी जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके अंदर है। अगर देखा जाए तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 13 प्लैनेट्स हैं। सर क्या बात कर दी आपने, यहाँ पे तो हमारी पूरी ज्योग्राफी बदल दी है। एक्चुअली देखा जाए तो मैं बताऊं, सुनो ध्यान से,
हमारे पास टोटल जो है 13 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से हमारे पास में 8 बड़े प्लैनेट्स हैं और जो 5 प्लैनेट्स हैं वो छोटे-छोटे प्लैनेट्स होते हैं। तो 8 बड़े प्लैनेट्स हैं जिनको लार्ज प्लैनेट्स कहा जाता है और जो 5 छोटे प्लैनेट्स हैं उनको कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स, जिसके अंदर मार्की में होमिया है, प्लूटो है, ये सब शामिल कर लिए जाते हैं, सीरियस है, ठीक है, ये सब शामिल कर लिए जाते हैं। तो बृहस्पति की मैंने वैल्यू बता दी। अब ये देखो कि हम बात करते हैं किस सन के बारे में। देखो सन की हम जब बात करेंगे तो सन के अंदर जो ग्रेविटी है सबसे ज्यादा है, कितनी है 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कहां पर है, वो हमारे सन के अंदर है। सर बीएसडी के टेस्ट करवाएगा, थ्योरी तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से बीएसडी का जो टेस्ट वो बनवा दिया जाए आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, एंड आई एम स्टिल टॉप विद द डेवलपर्स। तो जैसा भी था लेट यू नो, ठीक है, बाकी ऐसा बेटा हमारी जैसी चीजें खत्म होती हैं तो मैं तेरी प्रैक्टिस शुरू करूंगा, प्रैक्टिस के माध्यम से जो टेस्ट को दिखाऊंगा मेरे साथ, ठीक है। अभी बस हमारी थोड़ी कंप्लीट हो जाए तो थोड़ी के बाद प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा बीएसडी के अंदर। हां मेरा टॉपिक की नहीं हुई है, मैं दिलवा रहा हूं अभी, ठीक है, लेकिन ठीक है हमारी सन के अंदर आ जाओ। अब कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं इसमें, उन पॉइंट्स को नोटिस कर लेना जो मैंने पॉइंट्स बताए यहाँ पे सारे कि सूर्य की सतह पर देखो जी का जो मान होता है सबसे ज्यादा अधिक होता है, जैसा मैंने बताया कि सूर्य की सतह पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। बृहस्पति पर जी का मान जो होता है पृथ्वी की तुलना में सबसे अधिक होता है, मतलब प्लैनेट्स में देखा जाए तो प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा कहां पर है, बृहस्पति पर है, ठीक है। चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा पर जी का जो मान होता है पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम होता है, मैं बता चुका हूं, एक बटे 6 होता है। तो सीधी सीधी बात यहां पे समझना बहुत ही बड़ी तरीके से, यहां पे जो बड़ा जी होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर, ठीक है, केजी पर स्क्वायर। ये बात यहां पे मैंने बता दी है इसको बहुत ही बड़ी तरीके से। तो ये हमने समझा है कि किसके बारे में, छोटी जी की वैल्यू के बारे में। अब छोटी जी की जो वैल्यू होती है ना साथ, तो ये फिक्स नहीं रहती, देखो ध्यान से, छोटी जी की जो वैल्यू है बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहती। अब क्यों नहीं फिक्स नहीं रहती, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन देखो ध्यान से, सुनना बहुत लॉजिकली सुनो ध्यान से। देखो जो छोटा जी होता है इसकी वैल्यू बनती है हमारे पास में जी, यहां पे m/r² है ना। अब ये r क्या है, तो r को सीधी सीधी दूरी है जिसे बोलते हैं डिस्टेंस। अब ये बताओ कि जो डिस्टेंस होती है, अगर डिस्टेंस बदलेगी तो कहीं ना कहीं हमारे पास में r की दूरी बदलेगी, मतलब r बदलेगी तो कहीं ना कहीं g की वैल्यू बदलेगी। अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, देखो ध्यान से, मान लो कि ये हमारे पास में सरफेस है, देखो तो ये हमारे पास में सरफेस है, क्या है, सरफेस है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतह, क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सतह पर जो छोटी जी की वैल्यू होती है ये सबसे ज्यादा अधिक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू कहां पर है, तो सबसे ज्यादा साथियों जी की वैल्यू कहां पर है, सरफेस पे, कहां पर है, सरफेस पे है। आप समझ गए। अब लॉजिकली जरा समझना, जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं उस पॉइंट को जरा समझने का प्रयास करना, देखो लॉजिकली सुनो। आप सतह के ऊपर जा रहे हैं और सतह के नीचे जा रहे हैं, देखो सुनो सुनो, आप कहां जा रहे हैं, देखो ध्यान से, आप यहां पे सतह के एक तो ऊपर जा रहे हैं, मतलब सतह के ऊपर जा रहे हैं, मतलब अपर में जा रहे हैं, ठीक है, और एक बार आप सतह के यहां पे डाउन जा रहे हैं, मतलब आप यहां पे सतह के एक नीचे जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, छोटी सी बात बता रहा हूं लॉजिकली, कि अगर मैं बात करता हूं, जरा समझो, इस वाले पॉइंट पे मान लो कि r की वैल्यू अगर 1 है, मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारी सरफेस पे r की वैल्यू 1 है, तो ऊपर जाने पर क्या होगा, r की वैल्यू यहां पे बढ़ेगी, r की वैल्यू घटेगी, और इसी तरह से नीचे जाने पर r की वैल्यू बढ़ेगी, r की वैल्यू घटेगी। ये सिंपल सी बात देखो, अगर आप यहां पे r क्या है दूरी, r क्या है दूरी, आप चाहे यहां पे सरफेस के ऊपर जाओ, सरफेस के नीचे जाओ, सरफेस के ऊपर जाओ, सरफेस के नीचे जाओ, आपकी दूरी तो बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी ना, बोलो है ना, सही बात है भैया। अब जब दूरी बढ़ेगी तो दूरी बढ़ने पर जी की वैल्यू यहां पे क्या घटेगी, बढ़ेगी, जी की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब यह है कि सरफेस के ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। इसी तरह से पूछेंगे बताओ, ये सरफेस के नीचे आने पर, अरे भैया आप भले सरफेस के नीचे जा रहे हो, सतह के नीचे जा रहे हो, लेकिन दूरी तो बढ़ रही है ना। अब दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ेगी तो क्या बताओ जल्दी से, अगर दूरी बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या बताओ, तो जी की वैल्यू हमारे पास में कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जी की वैल्यू कहां पर रहती है, तो सबसे ज्यादा भैया जी की वैल्यू जो रहती है वो रहती है कहां पर, सतह पर, कहां पर रहती है, सतह पर। आप यहां पे सतह के ऊपर जाओगे तो भी हमारी जी की वैल्यू कम हो जाती है, और सतह के नीचे जाओगे तो भी हमारे पास जी की वैल्यू कम हो जाती है। कितनी सी बात यहां पे होगी, कौन दिक्कत किसी प्रकार से नहीं है ना। अब सुनो ध्यान से, मैं छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, देखो मान लो कि आप यहां पे गड्ढा करते चले गए, गड्ढा करते चले गए, गड्ढा करते चले गए और कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए पृथ्वी के सेंटर पे। देखो आप जैसे हमारे पृथ्वी के कहां पे बेटा पहुंचोगे, पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के सेंटर में पहुंचोगे तो पृथ्वी के सेंटर पे पहुंचने पर जी की वैल्यू यहां पे 0 हो जाती है। अब जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर किसी प्रकार से कोई वेट नहीं बचा, कोई वजन नहीं बचा, आप यहां पे वेटलेसनेस फील करोगे, आपके अंदर भारीता का एहसास होगा। अभी मैं उसी वाला टॉपिक कर रहा हूं कि भारीता होती है क्या, डोंट वरी, इसी पॉइंट पे मैं आने वाला हूं। अभी मैं वेट पढ़ाऊंगा, पहले सब चीज समझनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि आपको यहां पे भारीता का एहसास होने वाला है। कितनी सी बात यहां पे क्लियर है कि कहां पर जाके हमारे पास में वेट जो होता है 0 हो जाता है, तो हमारे पास वेट जो होता है वो 0 होता है कहां पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे। अब हमारे पास एक नया कांसेप्ट है, क्या कांसेप्ट है, देखो ध्यान से। अब हमारे पास में कांसेप्ट है जिसे बोलते हैं वेट, जिसे बोलते हैं भार। अब जो भार में पढ़ाने वाला हूं इस पॉइंट को जरा समझना कि मास में और वेट में क्या डिफरेंस होता है। आप इस सारी बातों को समझने का प्रयास करना बहुत ही देखो। देखो क्या कह रहा है कि वेट जो होता है वो एक ऐसा बल है, क्या है, बल है जो किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कार्य करता है। भैया इसको मैं समझा दूं, मैं समझाने क्या है ये कि वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। भैया हिंदी में समझाओ, मैं समझना चाहता हूं, मैं समझाता हूं बहुत बड़ी तरीके से। देखो ये क्या है हमारे पास में बोतल, इस बोतल के अंदर मैंने पानी भरा पड़ा है, सब भरा पड़ा है। तो ये जो बोतल में पानी है इसे क्या बोलेंगे, मास। क्यों मास क्या होता है भैया, किसी भी वस्तु में पाए जाने वाली पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। अब जैसे मैं पानी की बात करता हूं, ये जो पानी है इस पानी को ना तो मैं बाहर निकाल सकता हूं ना मैं अंदर फेंक सकता हूं, है ना, सिंपल सी बात है। अब इस पानी की मात्रा बदलेगी क्या, अगर इस पानी को मैं ऊपर ले जाऊं, चाहे मैं नीचे ले जाऊं, चाहे हवा में उछाल दूं, चाहे मैं इसको जमीन में गाड़ दूं, चाहे मैं चंद्रमा पे ले जाऊं, चाहे मैं कहीं पे ले जाऊं, क्या इसमें पानी की मात्रा में किसी प्रकार से चेंज होने वाला है, सर नहीं होने वाला। उसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मतलब जब किसी वस्तु के अंदर पाए जाने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। मतलब इसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा, द्रव्यमान होता है हर जगह पे बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो क्या बोलते हैं, केजी बोलते हैं। और ज्यादा जानना है तो इससे पहले वाली क्लास को देख लो, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बता दिया। अब इस वाले कांसेप्ट को समझो, मैं बताना चाहता हूं। अब क्या होगा अगर मैं इस बोतल को काफी लंबे समय तक अपने हाथ पे रखता हूं, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा अगर इस बोतल को मैं काफी लंबे समय तक अपने हाथ पे रखूं तो क्या होने वाला है, बताइए जल्दी से। आप कहेंगे भैया कि कुछ समय के बाद आपके ऊपर आपके हाथ पे फोर्स पड़ेगा, सही बात है, बल लगेगा। कहां पे लगा बल, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि मेरा जो हाथ है कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों, ये बोतल मेरे हाथ पर बल लगा रही है, तो बोतल के द्वारा मेरे हाथ पर जो बल लगाया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं साथियों, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। सारी बातें। तो वेट जो होता है वो एक तरह का फोर्स होता है, एक तरह का बल होता है जो किसके द्वारा लगता है, जो लगता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। सारी बातें। तो वेट एक तरह का फोर्स है जो किसके द्वारा लगाया जाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या किसी के भी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाया जाता है। अब देखो ध्यान से, पॉइंट मैं बताते चलूं, सुनते चलना ध्यान से, देखो ध्यान से। जो वेट होता है साथियों उसको हम शो करते हैं डब्ल्यू से, और डब्ल्यू का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में mg। क्या बनता है, mg बनता है। तो डब्ल्यू क्या है ये बताओ, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में mg। क्या बनेगा, mg बनेगा। अब जो खेल है ना वो सारा का सारा खेल यहां पर है बेटा, इधर देखो ध्यान से, बोल बहुत प्यार। आप लोगों ने पढ़ा होगा F = ma, कितने लोगों ने पढ़ा इसको, न्यूटन सेकंड, न्यूटन चाचा का दूसरा नियम। आप सबने पढ़ा ना कि F = ma होता है, F = ma हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, देखो ध्यान से। और हमने भी पढ़ा कि डब्ल्यू की जो वैल्यू किसके बराबर होती है साथियों, mg के बराबर होती है। अब ये बताओ सबके सब ध्यान से लॉजिकली, अगर मास मास के बराबर है, अगर a यहां पे g के बराबर है, तो यहां पे बताओ कि डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा साथियों, तो डब्ल्यू हमारे फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब यह है कि बहुत ही बड़ी तरीके से कि फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है साथियों, तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, वेट के बराबर होती है। मतलब वेट और फोर्स के बराबर होते हैं, तो इनकी यहां पे यूनिट क्या बन जाएगी, तो इनकी बेटा यहां पे यूनिट बनेगी न्यूटन। और आप जानते हैं कि न्यूटन को यहां पे कैसे शो करते हैं, तो न्यूटन को शो करते हैं n से, और इसका यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा ml की पावर -2। कितनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जानते हो क्या, मतलब ये है कि जो वेट होता है किसके बराबर होता है भैया, तो वेट हमारे पास में फोर्स के बराबर होता है, और इसकी यूनिट क्या बनती है, इसकी यूनिट बनती है न्यूटन, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला बनता है हमारे पास में ml² की पावर -2। कितनी सी बात यहां पे समझ गई है, बोलो हां ना, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या साथियों, तो ये हमारे पास में एक तरह का फोर्स होता है, इस बात को जरा समझो। तो डब्ल्यू होता है किस बराबर, mg के बराबर, और ये mg क्या है, तो ये mg भैया फोर्स है, क्या है, फोर्स है। अब एक चीज और देखो, ये यहाँ पे कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये हमारे पास में सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है ना ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। ये बात को जरा समझना कि वेट हमेशा कहां पे काम करता है, तो वेट हमेशा पृथ्वी के सेंटर की तरफ काम करता है। आप इसको कहीं पर भी रख दोगे, कहीं पे भी रख दोगे, ये हमेशा कहां पे काम करेगा, ये हमेशा काम करता है पृथ्वी के सेंटर की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है कि बताओ कि वेट हमारे पास में कैसी यूनिट है, तो वेट हमारे पास में स्केलर होती है, वेक्टर होती है, वेक्टर होती है, कैसे होती है, वेक्टर होती है। अब वेक्टर हम जब बात करेंगे तो वेक्टर का मतलब क्या है, हमेशा इसके पास डायरेक्शन मिलेगी। और इसलिए क्वेश्चन क्या बनता है कि वेट को कैसे शो करते हैं, तो वेट को शो करते हैं इस प्रकार से, एक स्केलर के द्वारा, वेक्टर के द्वारा। तो वेट को यहां पे शो करते हैं वेक्टर के थ्रू, वेक्टर के थ्रू, क्योंकि इसके पास में क्या डायरेक्शन है। क्या इतना सा कांसेप्ट यहां पे चमका बोलो हां ना प्लीज, जल्दी से कमेंट के अंदर, क्या इतना सा बेटा कांसेप्ट जो मैंने सारी बातें बता दी है, कि ये सारी जो कांसेप्ट है वो चमकी है कि नहीं चमकी, बोलो हां ना।
नहीं, अभी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं एग्जाम की डेट की, है ना? रूमर्स मत जाओ, लोग रूमर्स फैला रहे हैं। ठीक है, यहाँ की बात समझ ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन बनता होगा कि मास में और वेट में क्या डिफरेंस बनता है, उसको बता दो कि मास में और वेट में क्या डिफरेंस है और हमारे एग्जामिनेशन में यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको बता दीजिए बहुत ही तरीके से और लॉजिकली देखो समझते हैं। सुनो, देखो हम जब बात करते हैं मास के बारे में, देखो सर समझना, देखो बेटा सुनो, तो मास का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में पाई जाने वाले पदार्थ की मात्रा, है ना? इसको शो करते हैं किसी एम से, इसकी एसआई वैल्यू क्या बनती है, किलोग्राम बनती है और ये यहाँ पे कैसी राशि साथियों, अदिश है या सदिश है, तो ये हमारे पास में अदिश राशि होती है, क्योंकि ये स्केलर होती है, इसके पास में किसी प्रकार से कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सारी बातें, मास जो होता है ये कभी भी नहीं बदलता, यहाँ जगह पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप पृथ्वी पे रहें, चाहे चंद्रमा पे रहें, चाहे आप कहीं पे भी जाएं, ब्रह्मांड में किसी भी कोने में जाएंगे तो द्रव्यमान में किसी प्रकार से बदलाव नहीं होता, ठीक है? इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है क्योंकि इसका सीधी सी वैल्यू होती है एम से, ना ये मैं बता चुका हूं। लेकिन वहीं पर हम जब बात करते हैं किसके बारे में साथियों, हम जब बात करते हैं वेट के बारे में। देखो वेट बदलता है, कैसे बदलता है? वेट जो होता है ये लगता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगने वाला जो बल है उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। इसको शो करते हैं किसे, डब्ल्यू से। इसको यहाँ पे बताया जाता है कौन सी वैल्यू से, न्यूटन से। कैसे बताते हैं, न्यूटन से बताते हैं। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है एमजी होती है। डब्ल्यू जो होता है साथियों हमारे पास बनता है एमजी और ये फोर्स होता है, फोर्स किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। ये यहाँ पे वेक्टर यूनिट क्वांटिटी है जिसके पास में डायरेक्शन भी है, दिशा दोनों होती है और ये सब डिपेंड करता है छोटी जी के ऊपर, किस पर, छोटी जी के ऊपर। देखो अब जहां पे छोटा जी बदलेगा वहां पे वेट बदलेगा, समझ में छोटी सी बात, मतलब जहां पे छोटा जी बदलेगा वहां पे वेट भी क्या बदलेगा। अब इसी को लेके क्वेश्चन क्या बनता है, देखो यहाँ से। अब इस वाले पॉइंट पर दोबारा आ रहा हूं, देखो यहाँ से। इस वाले मैंने क्या बताया, मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बताया साथियों कि हमारा जो वेट होता है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है जी पर, मतलब वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी पर है। अब अगर जी बदलेगा तो वेट भी बदलेगा। अब ये बताओ कि अगर यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वेट भी कैसा साथियों, तो वेट भी हमारा कैसा मैक्सिमम है, मतलब भार भी कैसा बताओ, तो भार भी यहाँ पे कैसा साथियों सबसे ज्यादा अधिक मिलेगा, बोलो हाँ। अब ये बताओ कि अगर जी की वैल्यू कम हो रही है ऊपर जाने पर, अगर आप सतह के ऊपर जाते हैं तो सतह के ऊपर जाने पर अगर जी की वैल्यू कम हो रही है, जी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब है साथियों वेट भी हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। सही बात है भैया। अगर आप सतह के नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, जी की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब है कि वेट भी हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। सही बात है भैया। अब मान लो पृथ्वी के सेंटर पे पहुंच गए, पृथ्वी के सेंटर पहुंच गए और वहां पे जी की वैल्यू 0 है, तो भैया वेट कितना हो जाएगा, तो वेट हमारे पास हो जाएगा 0 और वेट अगर 0 है तो हमें एक एहसास होता है जिसे बोलते हैं भारहीनता। क्या बोलते हैं, भारहीनता। ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार से कोई भी वजन नहीं है, हमारे शरीर में किसी प्रकार से कोई भी वेट नहीं है, इसे बोलते हैं भारहीनता, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। तो ये सारा का सारा कांसेप्ट हो गया कि कहां पर जाने पर क्या चीज बढ़ती है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट है, सुनो देखो सुनो। अब ये हमारे पृथ्वी के पोल्स दिए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे दिया जा रहा है पृथ्वी का पोल जिसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, है ना? ये हमारे पास नॉर्थ पोल है। और यहाँ पे साथ में दिया जा रहा है जिसे बोलते हैं साउथ पोल। क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और बीच में यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर मतलब जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। आपको मैं छोटा सा पॉइंट बताता हूं, देखो यहाँ से सुनो, कैसे बोलते हैं। देखो हम जब बात करते हैं पोल्स के बारे में साथियों, तो पोल्स पर यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा अधिक होती है। जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे वेट भी कैसा साथियों, तो वेट भी यहाँ पे कैसा मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो भार होता है ना वो भी सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो पूछेंगे बताओ कि पिंड का सबसे ज्यादा भार कहां पर है, तो पिंड का सबसे ज्यादा भार होता है कहां पर, पोल्स पर। अब जैसे आप पोल से नीचे आते हैं, जैसे आप पोल से कहां पर आते हैं, नीचे आते हैं, तो जैसे आप पोल से नीचे आओगे तो यहाँ पे वेट की जो जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है। जब जी की वैल्यू कम होती है तो सिंपल सी बात है वेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया कि बता दो कि हम जब पृथ्वी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां होता है, ध्रुव होता है जी की वैल्यू, और जैसे जैसे हम यहाँ पे विषुवत रेखा की तरफ आते हैं, इक्वेटर की तरफ आते हैं, हमारी जी की वैल्यू कम हो जाती है। कितनी सी बात यहाँ पे है, कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। तो सीधी सीधी क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप एग्जामिनेशन में यहाँ से फैक्ट पूछ सकते हैं तो उसमें गलती मत करना, ठीक है। चलो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इनके, तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद हमारा जो वेट वाला टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन मेरे पास में, उसके बाद वेट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बता दो दिखा सकते हैं। ये हमारे एलपी सीबीटी में क्वेश्चन आया था 2 मई को। क्या क्वेश्चन निश्चित करता है। तो हमारे पास में 2 मेजरमेंट हैं। अब ये बताओ कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे जाता हूं, माउंट एवरेस्ट पे जाता हूं, सुनो ध्यान से। तो माउंट एवरेस्ट पे जाने का मतलब क्या है, ये आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है सतह के ऊपर है। आप यहाँ पे सतह के ऊपर जाओगे तो सतह के ऊपर जाने पे जी की वैल्यू कम हो जाएगी, जी की वैल्यू कम होगी तो हमारा वेट भी क्या कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर माउंट एवरेस्ट पर थे तो वहां पर वेट की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, वेट की वैल्यू कम है, तो हमें वेट की वैल्यू कम मिलेगी। आप समझ गए। अब देखो कि हम जब बात करते हैं कि हम पृथ्वी की सतह पर है और माउंट एवरेस्ट पर है, सुनो ध्यान से, तो वहां पे वेट में तो कमी होगी कि मास हमारा सेम रहेगा, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है, उससे यही सब बनेगा, मतलब डिक्रीज होने वाला है साथ वेट में, लेकिन मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि सतह के ऊपर जाने पर यहाँ पे जी की वैल्यू कम हो जाती है, जी की वैल्यू कम हो जाती है तो वेट भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। क्या द्रव्यमान में किसी प्रकार से वृद्धि हो सकती है, मैं बता चुका हूं, द्रव्यमान में कभी कोई वृद्धि नहीं होती है, द्रव्यमान इज ऑलवेज द सेम। क्या डिक्रीज होगा दोनों के अंदर, दोनों में कम हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। इंक्रीज होगा दोनों के अंदर तो दोनों में कोई चीज नहीं बढ़ सकती। तो हमारे पास तो जो मास होता है वो तो सेम रहता है, ठीक है, मास जो रहता है वो सेम रहता है। चलो दूसरा क्वेश्चन, अरे ये क्या हुआ, क्वेश्चन दूसरा बने तो, अरे यार इसमें क्वेश्चन नंबर चेंज किसने, नालायक ने। यार ये लोग ना आगे आगे काम करते हैं। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ से, यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। चलो आओ बताओ जल्दी से। देखो एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 100 किलोग्राम दिया जा रहा है, ठीक है। अगर चंद्रमा पर मिलने वाला जो त्वरण है वो यहाँ पे g/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, बताओ कि यहाँ पे पूछा गया द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह पे सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहता है। अगर पृथ्वी पे 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे कितना मिलेगा, 500 kg मिलेगा। तो इसका सत्य आंसर जो बनेगा बनेगा हमारे पास 100 kg, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका भी सत्य आंसर क्या 100 kg रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि किसी प्रकार से कोई चेंज इसमें नहीं होता, ठीक है। चलो प्लीज टेक का जो पेपर एक साथ आता है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहां पर पॉसिबल होगा, बताओ जल्दी से, किस स्थिति में होगा। मैक्सिमम वेट की बात करते हैं। सुनो आपको मैं बताऊं कि कहां पर साथियों मैक्सिमम वेट होने वाला है। देखो पूछा गया मैक्सिमम वेट कहां पर होगा, मैक्सिमम वेट कहां पर होगा, दो कंडीशन दी जा रही है इसमें। देखो आप ऐसा मान के चलो कि देखो भूमध्य रेखा पे तो साथ जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी की वैल्यू तो यहाँ पे कम होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साथ जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है सतह पर, पृथ्वी के केंद्र में तो यहाँ पे जी की वैल्यू 0 जाती है, और पृथ्वी के ध्रुव पर तो यहाँ पे साथ पृथ्वी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब देखो ध्यान से दोनों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पृथ्वी के सतह भी दी जा रही है, पृथ्वी के ध्रुव भी दिए जा रहे हैं। जब दोनों दिए जाए साथियों तो हमेशा आंसर किसको लगाना, हमेशा आंसर लगा देना यहाँ पे पृथ्वी के किसको, पोल्स को, क्योंकि पोल्स जो होते हैं वो हमेशा सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं किसकी, जी की। तो सबसे ज्यादा जी की वैल्यू जो होती है पोल्स पर होती है। अगर सरफेस दिया जाए तो भी आंसर क्या लगाओगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगाना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास में। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा दिया जा रहा है, फोर्थ दिया जा रहा है, बताइए। पृथ्वी के केंद्र पर यहाँ पे पिंड का भार होगा, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो पृथ्वी के सेंटर में साथियों जो वेट होगा कितना हो जाएगा, आप जानते हैं। तो पृथ्वी के सेंटर में साथियों जो वेट होगा 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि मास, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास वेट कितना 0 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जैसे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार जो है 16 न्यूटन है। सुनना अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत करना, पहले बता दो ध्यान से। सुनो क्या कह रहा है, देखो कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार यहाँ पे 16 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर। तो यहाँ पे वेट ऑन दी अर्थ जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है हमारे पास 16 न्यूटन, ठीक है। चलो तो हमसे पूछा गया, बताओ कि यहाँ पे वेट ऑन दी मून कितना होगा, ये तो पूछा गया वेट ऑन दी मून कितना होगा। अब देखो एक छोटा सा कांसेप्ट समझाता हूं, बहुत ही बढ़िया कांसेप्ट है। क्या कांसेप्ट, देखो आपको बताओ सकते हो वेट ऑन दी मून होता है ना, ये पृथ्वी के यहाँ पे पृथ्वी के वजन का यहाँ पे 1/6 आता है। देखो मतलब पृथ्वी के वेट का आप 1/6 कर दोगे तो वेट ऑन दी मून निकालना है, तो पृथ्वी पे कितना है 16 न्यूटन है ना। आप इसका 1/6 कर दोगे तो वेट ऑन दी मून हमारे पास आएगा कितना, 10 न्यूटन, कितना 10 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन किसमें दिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए इसका सत्य आंसर बनेगा, गलती मत करना, ठीक है। कंफर्म है सारी बातें। चलिए बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखो, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक मास, क्या पृथ्वी पे साथ इसका वजन यहाँ पे शून्य होगा? गलत जवाब है। पृथ्वी पे कोई वेट होगा। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर कम होगा? गलत जवाब है। पृथ्वी पे ज्यादा होगा और चंद्रमा पे कम होगा? पृथ्वी पे ज्यादा होगा, है ना? चलो, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होगा, यस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे पास बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब पृथ्वी पर जो वेट होगा वो ज्यादा होगा, चंद्रमा पर जो वेट होगा कम होगा। लॉजिक की बात है, इसमें क्या ही समझाना, है ना? इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो बताओ जल्दी से, न्यूटन में किसका, व्हाट इज द वेट ऑफ द सिस्टम इन न्यूटन्स? नहीं, व्हाट इज द वेट ऑफ द सिस्टम इन न्यूटन्स? मैं समझा इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन पूछा गया? रुको रुको, ये तो था। अब m होगा हमारे पास केजी में, है ना? और g बनता है सबके मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि न्यूटन को क्या कहा जा सकता है? तो न्यूटन को बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसमें दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए में। आपको बताऊं बेटा, देखो वेट होता है हमारे पास mg, मास होता है केजी में, g होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी केजी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब बढ़िया आसानी से कर सकते हैं कि 0.2 केजी, 0.2 केजी, देखो सिंपल सी बात है समझना। अगर हम 2 केजी करते, 2 केजी मतलब कितना पड़ेगा? 2000 ग्राम। सकते हैं कि 0.2 केजी, 0.2 केजी, देखो सिंपल सी बात है समझना। अगर हम 2 केजी से 0.2 केजी को हम क्या करते हैं? ग्राम सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो मैंने ऑप्शन लगा दिया, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलो बताओ जल्दी से, 0.2 केजी को हम क्या करते हैं? ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब बढ़िया आसानी से कर सकते हैं कि 0.2 केजी, देखो 0.2 केजी, देखो सिंपल सी बात है समझना। अगर हम 2 केजी करते, 2 केजी मतलब कितना पड़ेगा? 2000 ग्राम। आप समझिए छोटी सी बात को, है कि नहीं? अगर यहाँ पे 0.2 केजी है तो एक काम तो पॉइंट लगा दो, ये बन जाएगा हमारे पास 200 ग्राम। लॉजिक सी बात है, पॉइंट लगा दोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मतलब करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। बताइए, किसी पदार्थ में तत्व की मात्रा को किस रूप में बताया जाता है? कि हम जब बात करते हैं अमाउंट ऑफ एलिमेंट, देखो अमाउंट ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताते हैं किसके माध्यम से है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताया जाता है मास के माध्यम से। तो किसी भी पदार्थ में साथ पाई जाने वाली मात्रा होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साथ सिंपल सी भाषा में द्रव्यमान, है ना? बताओ, मास और वेट जो होते हैं कैसे होते हैं? तो मास और वेट जो है वो दोनों अलग अलग है, एक एक है, बताओ। तो दोनों के हमारे पास में अलग अलग है, बोथ अलग है ना? तो बोथ आर यहाँ पे अलग है, दो दोनों के दोनों यहाँ पे विभिन्न राशि है। एक हमारे पास में स्केलर है, तो एक हमारे पास वेक्टर होती है। इस बात को जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे हमारा जो कांसेप्ट हो चुका है कंप्लीट, देखो ध्यान से। तो हमने मास को समझ लिया, हमने वेट को समझा, अब हम इनके साथ इसमें पढ़ेंगे हाई लेवल कांसेप्ट। अब देखो, अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर से हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा? तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर से साथ में पढ़ेंगे हाई लेवल कांसेप्ट, ठीक है? तो आपका जो साथियों फंडामेंटल था, फंडामेंटल मैंने कर दिया है पूरा क्लियर। तो फंडामेंटल साथियों आपको चुका है सारा क्लियर। आप समझ के मास क्या है, वेट क्या है, डेंसिटी क्या है। अब तैयार हो जाना, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हाई लेवल कांसेप्ट को मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और बड़ी बड़ी चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। तो बताओ सबके साथ मजा आया कि नहीं, और कितना कुछ नया सीखने को मिला आज मेरे सभी छोटे भाई बहनों को।